दोस्तों आज की डेट में अगर आप लोग जानवरों और इंसानों को कंपेयर करोगे तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिलेगी कि किसी जानवर की अगर आप लोग हेल्प कर दो ना, उसे खाना खिला दो या फिर उसको थोड़ा सा सहला दो, तो वो उसको हमेशा याद रखेगा और हमेशा जब भी आप लोग उसके पास में जाएंगे वो आप लोग को प्यार करने के लिए दौड़ेगा। पर लेकिन किसी इंसान की कितनी भी हेल्प कर दो आज की डेट में आदमी वो जरा सी देर में भूल जाता है, और जरा सा किसी टाइम पे आप लोगों ने कुछ बोल दिया उसको तो वैसा फिर उसका गुस्सा देखना इंसान का। और जानवर को आप लोग गुस्सा दिलाओ, उसके बाद में थोड़ा सा सहला दो, तुरंत आप लोग घर में देखा होगा ना, घर में जो अपने जानवर रहते हैं उनको भी देखना आप लोग, उनके सींग के पास में जरा सा खुजला देना, या फिर घर में किसी ने डॉगी पाल रखा होगा, किसी ने कोई भी जानवर पाल रखा होगा, देखना आप लोगों को कितना प्यार आप लोगों से करेगा। ये वीडियो आप लोगों ने शेयर किया आप में से असली फैमिली मेंबर के द्वारा। ये पर्टिकुलर जो बंदर है, ये दादी जी इसको खाना खिलाती थी, तो वह एक दो दिन खाना डालने नहीं गई तो वैसा घर पे पहुंच गया बंदा। ठीक है, तो ये होता है जानवरों का प्यार। तो जानवरों का प्यार बिल्कुल माँ बाप के प्यार जैसा होता है, बिल्कुल प्योर। ठीक है, बाकी इंसानों के प्यार में बहुत मिलावट देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि इंसानों के प्यार जो है बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। आज भी लोग जो हैं चॉकलेट डे और कौन सा प्रपोज डे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी कोई ना कोई चॉकलेट देने वाला मिलेगा, तो एंजॉय करो और खुश रहो यार। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो आ गए आप लोग, तो कैसे हो पहले तो ये बताओ, ठीक ठाक हो? कोई लाइफ में प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? चल भी रही हो तो उसको साइड में रखो, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। थोड़ा सा अपने आप को इस पर्टिकुलर चीज़ से ऊपर उठाकर अपने काम पर फोकस देना स्टार्ट करो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं रहती क्या, हंसते रहते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इंसान जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर ही बेसिकली जिंदा रहता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को साइड में रखा करो यार। जब मैं पढ़ाने आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना नहीं स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज़ें साइड में रख देता हूँ, फिर इंजॉय करता हूँ। वैसा भी ये एक ऐसा टाइम रहता है, मतलब ये एक ऐसा मतलब एक तरीके से ना पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरा। मैं सामने कोई है नहीं बोलने वाला, बस मुझे माइक के सामने बैठ के बातें करनी है। जो मन में आता है बोलता हूँ, ना मेरे ऊपर कोई रोक टोक है, ना कोई मेरे ऊपर देखने वाला बैठा है मुझे कि मुझे कहेगा ये क्या बोल दिया आज लेक्चर में, कल से तुम्हारी सैलरी कट। तो फुल मजा लेता हूँ मैं तो लेक्चर में यार। ठीक है, आप भी ज़िंदगी को हल्के में लिया करो, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा सीरियस लोग जो हैं आईसीयू में मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइफ को एंजॉय किया करो थोड़ा सा। शानदार डिस्कशन रहेगा, मजे में डिस्कशन करेंगे पूरा। 9 तारीख है आज, यानी कि 9 फरवरी है, और बाकी 9 फरवरी के साथ में आज का जो दिन है वो काफ़ी बैलेंस रहने वाला है। यानी कि मैं आप लोगों को बैलेंस डाइट खिलाने वाला हूँ, यानी कि शाम तक जो है आप लोगों का मजा आने वाला है। अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय करोगे बैलेंस डाइट जब खा के जाओगे तो। मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे, पर्सन इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अवार्ड मिल सके हैं भाई साहब एक ही आदमी को 3 बार। ठीक है, कौन है जानेंगे समझेंगे। ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज लेवल है, इतना शानदार आर्टिकल है, चक्षु खोल देगा आप लोग। लंबा होगा, लंबा मतलब डिटेल में डिस्कस करूंगा पर लेकिन मजा आ जाएगा। सारे ऑपरेशन डिस्कस करूंगा, कौन कौन से ऑपरेशन हैं। सारे प्रयाग डिस्कस करूंगा, कौन कौन से प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देर प्रयाग, नंद प्रयाग, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। कहाँ कहाँ पर पानी में क्या क्या प्रॉब्लम है, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम है, पानी का क्राइसिस कहाँ पर है देश देश के अंदर में, कौन सा मतलब एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है। ये समझो कि मतलब दुनिया भर के आर्टिकल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा साथ ही साथ में। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा जो खासकर बात करूंगा 69A के बारे में, अवेयरनेस का है, आप लोगों को इसको जरूर पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है जानेंगे, कब का है समझेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्यों न्यूज़ में आ गई है अभी फिलहाल के टाइम पर, वो समझेंगे। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या है इसके बारे में समझेंगे। प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ रहेगी 7, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, सुन के जाना, छोड़ मत देना, वरना मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ये न्यूज़ बोल रही है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में फिर वो तुमको वही करेंगे जो करना होता है उनको। प्रीलिम्स जो है 3 न्यूज़ रहेंगी यहाँ पर, इकोनॉमिक्स वाली, वर्ल्ड की 4 न्यूज़ रहेंगी, 5 MCQ रहेंगे, प्रीलिम्स फोकस बिल्कुल कंप्लीटली। ठीक है, CSET का एक क्वेश्चन रहेगा, एक मैप बेस्ड लोकेशन देखेंगे, और आज की 5 वोकेबलरी आप लोगों का दिन बनाने वाली है, अंग्रेज बनाएगी। ठीक है, लास्ट तक रुके रहना। ड्रीमर है आज के SLV कमांडो, जिनके द्वारा शानदार टकटकी लगाकर बहुत शानदार आंसर दिए गए हैं। तो अगर आप भी SLV कमांडो बनना चाहते हैं तो आप लोगों को भी टकटकी लगाकर आंसर देने हैं, और सबसे पहले देने की कोशिश किया करो, क्योंकि उसमें जो है मुझे भी आसानी रहती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर कोई कमेंट आप लोग करते हो ना वीडियो के नीचे, यार एक बार कमेंट करने के बाद में ना उसको एडिट करने से बचा करो। जब आप लोग एडिट कर देते हो ना वो रिव्यू में चला जाता है, मतलब मैक्सिमम जो एडिट कमेंट है वो रिव्यू में पड़े रहते हैं। मुझे बार बार अप्रूव करना पड़ता है, बार बार एडिट कर दे तो बार बार अप्रूव करना पड़ता है, तो मेरा काम बढ़ जाता है। यूट्यूब कुछ उसको गलत तरीके से लेता है, पता नहीं क्या करता है, पर आप लोग उसको एडिट करते हो जैसे वो तुरंत रिव्यू में पहुंच जाता है।
तो कम से कम एडिट किया करो। जैसे कोई कमेंट आप लोगों ने कर दिया तो अपने ही कमेंट के नीचे दूसरा कमेंट कर दो अपने आंसर अगर आप लोगों को देने हैं, ठीक है, या फिर कोई नया कमेंट कर दो, पर उसको एडिट करने से बचो। यानी कि जो ना एडिट करते रहते हो आप लोग बार बार, तो उसकी वजह से मैंने अप्रूव कर दिया, फिर से एडिट करो, फिर से उसमें पहुंच गया। आप लोगों ने ऐसा नोटिस खुद नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट में 4-4 बार उसको अप्रूव कर रहा हूँ। मैंने कहा यार ये फिर से आ गया कमेंट, मैंने कहा तो अप्रूव किया था थोड़ी देर पहले। तो कई बार मेरे लिए काम बढ़ जाता है, तो मेरा काम थोड़ा आसान करो, मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। बाकी फीडबैक जरूर देना, लेक्चर आप लोगों को जैसे भी लगता है अच्छा है बुरा बता सकते हैं कमेंट कर या फिर लाइक या डिसलाइक कर, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। बड़ी ही शानदार बात बोली गई है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में एक तरीके से हर एक इंसान के साथ में ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। बात क्या की गई है कि कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है। यानी कि जो जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, जो आप लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम मेरी ही जिंदगी में कैसे आ गई है, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। जिंदगी में एक चीज़ फील करना, जब जब आप लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत आई है, तब तब आप लोग जब जब उस प्रॉब्लम से उभरे हो, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप लोग अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया है। आप लोगों ने मान लो किसी प्रॉब्लम में आ गए ना, तो आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी एक बात बताऊं, एक दोस्त है, वो क्या है बेसिकली एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में काम करता है। उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि उसके ऊपर टैक्स लग सके, पर लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि उसकी सैलरी के ऊपर टैक्स लग गया। पिछले 1 साल की सैलरी रुकी हुई थी, तो अभी फिलहाल जो है उसकी सैलरी पर टैक्स लग गया, क्योंकि पूरी सैलरी जो है पिछले साल की भी अब के साल में दे दी और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। उस बंदे ने शाम दाम दंड भेद लगाया, पता नहीं कहाँ कहाँ भागा फिरा। उसको कुछ नहीं पता था इनकम टैक्स कैसे होता है, क्या क्या उसकी स्लैब होती है, किस तरीके से टैक्स लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब रो रहा था लिटरली, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कि एक तो पैसे चले गए जितनी सैलरी नहीं थी उससे ज़्यादा पैसे काट रहे थे वो लोग। तो ये कंडीशन है। तो 3-4 दिन तक उसने इतनी सारी चीज़ें खोज डाली उसके बारे में। अभी कल जो है उसका सोल्यूशन निकला लगभग, ठीक है, तो वो बड़ा खुश है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले वो इंसान रो रहा था, मतलब 2 नहीं 4-5 दिन पहले वो इंसान रो रहा था, और 4-5 दिन में उसको ये भी पता है, ये खुद कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक सीए से भी ज़्यादा पता चल गया मुझे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो जिंदगी में जब जब प्रॉब्लम आएगी ना आप लोगों की जिंदगी में, अगर थोड़ा सा आप लोग उसको पेशेंस के साथ में लेकर चलोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि परेशान नहीं होंगे, परेशान होगे आप लोग, पर लेकिन पेशेंस रखो, उसका सोल्यूशन खोजते रहो, और थोड़ा सा अपने काम में लग जाओ। जब ज़्यादा इरिटेट होने लगो फिर अपना सोल्यूशन खोजने पर लग जाओ। फिर देखना आप लोग जब उससे बाहर निकल जाओगे ना, तो रियलिटी में आप लोगों को फील होगा कि वाह यार मज़ा आ गया, कितना कुछ सीखने को मिल गया, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम ना आती तो आज कुछ इतना कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब छाँव मिलती है तो कदम रुक जाते हैं। मतलब कदम जो है वो आप लोग ये बोलेंगे कि सस्ता ले यार, बहुत चल लिया, पर लेकिन अगर प्रॉब्लम रहेगी तो इंसान रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो हमेशा प्रॉब्लम को पॉजिटिव तरीके से लेकर चलो, वो लाइफ में कुछ नया इंप्रूवमेंट करने के लिए आ रही है, और प्रॉब्लम बताई ये रही है कि यार यहाँ कमी है, इसको सुधार लो। तो ये चीज़ भी तो सीखो। कम नंबर आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई साहब बढ़ा लो इनको, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, थोड़े से और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये चीज़ें बता रही हैं। हेल्थ खराब हो रही है तो बता रही है एक्सरसाइज कर लो, टाइम पर उठ जाओ, पानी पी लो, डाइट फॉलो कर लो। ये सारी चीज़ें बता रही है यार वो आप लोगों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और जब तक नहीं समझोगे तब तक सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों के अंदर तक जा रही होगी और इसको समझ रहे होंगे। आप लोग समझ रहे होंगे तो बताना, कुछ 2 शब्द अपने दिल से जो निकल कर आए निकलने दिया करो, कमेंट बॉक्स में निकाल लिया करो। और तो किसी के साथ में बातें नहीं करते हो मेरे साथ कर लिया करो। और चॉकलेट का है मेरी, ये बताओ है आज चॉकलेट डे है, कौन सा डे है? एक बच्चा कह रहा है कि सर सारे डे डिस्कस करा देना। मैंने कहा ठीक है मैंने कहा ये काम जरूर करूंगा मैं, ठीक है। तो जो भी है मतलब बताते रहना, जो भी आता रहे, मतलब उसी तरीके से मतलब मेरे तक मेरे जो है गिफ्ट वगैरह पहुंचते रहने चाहिए, मुझे मांगने ना पड़े। चॉकलेट है फूल वाला तो जा चुका था ना, मतलब जोन सा भी है बता देना, ठीक है। एक आधे को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे दे देना समझ गए कौन सा छोड़ के। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में आप लोगों को बताना है। 3 अवार्ड जीत चुका है बंदा, ये अवार्ड है इनके हाथ में, और वैसे अवार्ड पर नाम लिखा हुआ है, पढ़ना मत, आंसर वैसे ही देना, ठीक है। बाकी आगे चलूंगा तो डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ें आप लोग एक एक कर समझ पाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो फिर उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, ओके। दोस्तों चाइना की बदतमीज़ हरकतों से तो आप वाकिफ़ हो ही हो। आज की डेट में कहाँ वो बदतमीजी नहीं काटता है, चाहे बॉर्डर पर ले लो, चाहे किसी कंट्री के साथ में रिलेशन के बारे में ले लो, चाहे समुद्र के पानी के अंदर में भी, इवन ओशन में भी लोगों से अपने वर्चस्व के लिए वो लड़ाई करता हुआ नजर आता है। पर लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ चाइना वास्तव में ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और वो है एक तरीका साइबर वारफेयर, यानी कि जो इंटरनेट की लड़ाई है उसके अंदर में आप लोग बोल सकते हो। और अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करता है हमारे देश के खिलाफ भी। खासकर अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा 232 के करीब ऐसे ऐप थे जो यहाँ पर अभी बैन किए गए। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारे लोग जो हैं ऐसे ऐप्स का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर सट्टेबाजी कर लो पैसा मिल जाएगा, ये गेम है इसमें सट्टेबाजी कर लो यहाँ से ये हो जाएगा।
तो दुनिया भर के ऐसे बैटिंग ऐप जिन पे लोन भी दिए जा रहे थे, कई सारे ऐसे कि मिनटों में आप लोग लोन ले सकते हो, मैक्सिमम के लिंक जो हैं वो चाइना के साथ में यहाँ पर पाए गए हैं। यानी कि चाइना ने ऐसा एक जाल बिछा रखा है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को जो है वो नीचे खींचना है। तो इसका अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है चाइनीज़ जो ऐप्स हैं उनको बैन कर कर। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब से टिकटॉक को लात मारी है इंडिया के अंदर से, अब बहुत सारे और चाइनीज़ ऐप जो हैं हमारे देश से एक एक कर कर भगाए जा रहे हैं। पर लेकिन हम लोग आज की डेट में एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम जैसी एक ऐसी बॉडी है जिसकी आप लोग मनमानी नहीं चला सकते हैं। जब ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो कुछ उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, यानी कि बिना रीज़न के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो वाली बात है। तो इसी के चलते रीज़न क्या यहाँ पर दिया जाता है, तो रीज़न यहाँ पर दिए जाते हैं कई सारे कि हमारी सॉवरेनिटी का हर्ट हो रहा है, हमारा डेटा चोरी हो रहा है, लोगों को गलत तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ट्रैप किया जा रहा है, तो वो हरकतें देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमारे देश में एक कानून है जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आईटी एक्ट बोलते हैं। और ये आईटी एक्ट जो है वो 2000 का है, यानी कि आईटी एक्ट जो है वो 2000 रुपये में आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि याद रखना आईटी एक्ट जो है वो 2000 सन में लाया गया था। लगभग उसी टाइम पर जो है कहीं ना कहीं मोबाइल का जो चाल चलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। अगर बात देश के अंदर हम लोग बात माने तो इसके अंदर में एक सेक्शन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, और उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्शन 69A। तो सेक्शन 69A जो है आईटी एक्ट का, वो पावर देता है हमारी गवर्नमेंट को कि अगर कोई भी ऐसा ऐप जो है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में कुछ गलत तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर उसको हम लोग बैन कर सकते हैं। तो बैटिंग या फिर कोई ऐसा करता है ना, बैटिंग करता है यानी कि सट्टेबाजी करता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर कोई यहाँ पर जुआ खेलता है तो यहाँ पर बैटिंग हो गया, सट्टेबाजी, जुआ हो गया, यानी कि एक तरीके से जो मतलब गैम्बलिंग हो गया, ठीक है। या अनऑथराइज्ड लोन दे रहा था, यानी कि ऐसा लोन जो कि कहीं से स्वीकृति ही नहीं मिली है, अपने आप ही लोन बांट रहे हैं। तो बैटिंग हो गया, सट्टेबाजी हो गया यहाँ पर, यानी कि गैम्बलिंग हो गया, या फिर अनऑथराइज्ड लोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रही थी कि बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में फंसा रहे थे, और दुनिया भर का पैसा जो है वो यहाँ से लूटा भी जा रहा था। तो इनको सबको गवर्नमेंट ने अपनी रडार पर लिया और इस पर्टिकुलर कानून के इस सेक्शन के तहत जो है वो इनको बैन कर दिया। आखिर क्या बोलता है ये सेक्शन कि आप लोग इसको बैन कर सकते हो? तो ये सेक्शन जो है वो काफ़ी पावरफुल सेक्शन बोल सकते हो, और बहुत सारे प्रोविज़न आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे अभी बैन किया गया यहाँ पर बीजीसी को, यानी कि बैटिंग, गैम्बलिंग और अनऑथराइज्ड जो यहाँ पर बेसिकली लोन है, बीजीएल बेसिकली, ठीक है। ये कानून क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि कोई हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करता है, यानी कि हमारे देश की जो संप्रभुता और जो अखंडता को अगर कोई एक नुकसान पहुंचाता है तो भाई साहब उसके टांगे काटकर उसके गले में हम लोग माला बनाकर डाल देंगे। दूसरा यहाँ पर ये बोलता है कि अगर कोई हमारे देश की सिक्योरिटी यानी कि हमारी कंट्री की अगर सुरक्षा पर कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़कर हम लोग कहीं पर सला देंगे। तीसरा ये बोलता है कि फ्रेंडली नेशन के साथ में हमारे रिलेशन यानी कि दोस्तों के साथ में हमारी दोस्ती अगर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम लोग बेसिकली उसका जो है एक दिन उसके सारे दोस्त जो है उसके दुश्मन बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई बेकार करेगा तो पब्लिकों से उसके जूते मरवाएंगे, चप्पलें मरवाएंगे। तो इनके ये 4 प्रोविजन ऐसे हैं जो कि अगर कुछ भी देश के अंदर ऐसा होता है तो ये कानून आता है और ये बोलता है कि मैं तुमको पावर देता हूँ, यानी कि सरकार को जो भी कर सकते हो वो करो। तो सरकार ने भी कर दिया भाई, सब बैन कर दिया इन सबको उठाकर। तो बहुत सारे ऐसे भ्रामक एडवर्टीजमेंट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर से थोड़ा सा आप लोगों को ट्रस्ट जो है कम करना चाहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उन्हीं में से ये ऐप थे, और एक नहीं है, एक आधा ऐप हो तो मैं बोल दूं कि चलो हाँ कहीं से निकल कर आ गया होगा। भाई साहब 232 ऐप, आप लोग सोचो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इनका एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ होगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सतर्क रहो, ऑनलाइन दुनिया में जिस तरीके की दुनिया दिखती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है ये, ठीक है। तो जागरूक जो देश के नागरिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो मैं न्यूज़ आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इसका पर्पज़ ये नहीं है कि बस आप लोग इनको जान लो और बस भूल जाओ। ये पर्पज़ इसका ये भी है ताकि आप लोग अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को जो आसपास में खासकर मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो उनको बोलो कि वही ऐप डाउनलोड करो जो कि जरूरी हो, आप लोगों के काम का हो, और वह प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है, कहीं से और से डाउनलोड नहीं करना है। कहीं और से अगर कोई ऐप डाउनलोड करके बैठ गए तो जैसे डाउनलोड किया मोबाइल का पूरा जो कंट्रोल उसके हाथ में आ गया, कहीं ट्रांजैक्शन किया, ओटीपी मिल गया, फटाफट सारा काम निपट गया, आपका मोबाइल तो गया ही गया, साथ में आप लोगों के अकाउंट से पैसा भी गया, सारा डेटा चोरी हो गया। तो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें आप लोगों के साथ में हो सकती है। और आप लोगों को पता है मोबाइल में इंसान जो है वो क्या क्या सेव करके रखता है, उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट और प्राइवेट से प्राइवेट सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग तो उनको छुपा छुपा कर रखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे फोल्डर आते हैं हाइड करके और पता नहीं क्या क्या।
क्या, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें उड़ा देगा भाई साहब। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सिक्योर करके रखो, ताकि आप लोगों की जो ज़िंदगी है थोड़ी आसान बनी रहे और आप लोगों की प्राइवेसी का हनन ना हो। और आप लोगों को ये तो पता ही है, हमारे देश में KS पुत्तास्वामी का केस आया था बेसिकली 2017 में। उस केस के बाद में हमारे देश में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। पार्ट 3 के अंदर में जो आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक का, उसके अंदर में आर्टिकल अनुच्छेद 21 जो है वो आप लोगों को अधिकार देता है आप लोगों की प्राइवेसी का। यानी कि आप लोगों की जो प्राइवेसी है वो बेसिकली संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मतलब हाई कोर्ट नहीं जा सकते क्या, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, दोनों आप लोग के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आर्टिकल 32 जो है आप लोगों को पता है, ये आप लोगों के सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पर लेकिन हाई कोर्ट में जाओगे तो हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है ये आप लोगों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर में जब मैंने लेक्चर लिए थे तो डिटेल में बताया था कि ये सेम अधिकार आप लोगों को हाई कोर्ट को भी मिलता है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है, देखता हूँ कौन कौन बताता है आप में से, कौन रियलिटी में रिविजन कर रहा है पॉलिटी का यहाँ से पता चल जाएगा। जो भी पॉलिटी का रिवीजन करता है उसके नीचे डन लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग रिवीजन कर रहे हो, मुझे पता चलता रहता है, ठीक है। जब भी कोई लेक्चर देखा करो ना, इवन ये भी लेक्चर अगर आप लोगों का जैसे कंप्लीट हो जाता है तो डन लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग जो हैं इस क्लास में। वरना जैसे मान ली लेक्चर देख के चले गए, आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे नाम थोड़ी ना दिख रहा है कौन कौन लेक्चर देख के चला गया। तो अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हो, प्रेजेंट डन जो भी बोल के मुझे पता लगता रहता है। कुछ नाम मेरे याद होते चले जाते हैं कि अच्छा ये भी बच्चा है अपनी क्लास में, ये बच्चा भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरी भी एक कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ में बन जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में कवर किया गया और उसके बाद में कई सारे इसके ऊपर आर्टिकल जो हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर में भी छापे गए कि जो गंगा रिवर है उसका बेसिन डिक्लाइन हो रहा है और ये एक स्टडी सामने निकल कर आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 2 में जो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि जो गंगा का बेसिन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और लगभग 2.6 सेंटीमीटर तक पर ईयर वो घट रहा है, ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो कई सारे डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में आते होंगे। एक तो बेसिन क्या होता है, ये बात सबसे पहले निकल कर आती है। दूसरा यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, सर ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करते हैं, मतलब क्या पर्पज रहता है इन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का। IPCC की रिपोर्ट देखी, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट और इंडेक्स आते हैं। तो इनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि ये पहले ही सचेत कर देते हैं कि अगर आगे हम लोग नहीं सुधरे तो दिक्कत होने वाली है। और कई बार ये रिपोर्ट आती है अच्छी चीज़ों के बारे में कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बढ़ते रहो, आप लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए होती है। यानी कि अगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो ये आप लोगों को बोलते हैं चेक कर लो कि हो सकता है गलत डायरेक्शन में चल रहा हो। तो ये बिल्कुल आप लोगों की टेस्ट सीरीज की तरीके से है। जब आप लोग टेस्ट लगाते हो अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वाओ अच्छे से काम कर रहे हो, लगे रहो। पर लेकिन जब आप लोग अच्छे से टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, इसका मतलब यह है कि सोचो, रुको कि कहां पर क्या गलत कर रहे हो और उसके बाद में फिर आगे बढ़ो। अब मैं आप लोगों को यहां पर पहले गंगा का बेसिन एरिया यहां पर बता देता हूं। आप लोग अगर इस पर्टिकुलर मैप को देख पा रहे होंगे तो पर्टिकुलर अगर यहां पर देखोगे बीचों बीच में, तो ये है हमारी प्यारी गंगा जो यहां से बहती हुई जा रही है। बहुत ही पवित्र रिवर मानी जाती है हमारे देश के अंदर में। और जब ये जाकर बांग्लादेश के अंदर में गिरती है तो ये दो रिवर में एक तरीके से टूट जाती है। एक को बोलते हैं हुगली रिवर इधर से निकल कर आती है, और दूसरी है जिसको आप लोग पद्मा बोलते हो, वो बांग्लादेश में चली जाती है। वही पद्मा रिवर ऊपर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके साथ में मिलती है। और उसके साथ में मिलने के बाद में यहाँ पर आगे चलकर जैसे ब्रह्मपुत्र जो है हमारे देश में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, पर जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर में जाती है इस ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना बोलते हैं। हमारे देश में यमुना रिवर अलग है और ये जमुना है, तो दोनों के कंफ्यूज मत करना, ये यमुना है। जब यहाँ पर पद्मा यानी कि गंगा और जो जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और वो जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं, तो हम लोग इसको मेघना बोलने लगते हैं। ये पर्टिकुलर जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आसपास वाला रीजन देखो, यहाँ पर ऊपर से घाघरा आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को गोमती देखने को मिलेगी, नीचे बेतवा, चंबल, बहुत सारी रिवर, यहाँ पर सन, ये सारी रिवर आकर गंगा के साथ मिल रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर कोई पर्टिकुलर रीजन जो गंगा जो रिवर है वो बह रही होती है और उसमें उसकी ट्रिब्यूटरी भी होती है, वो भी कनेक्ट हो रही होती है, उस पूरे एरिया को हम लोग बेसिन एरिया बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना नॉर्मली, जैसे कि जहां पर बर्तन धोते हैं वॉश बेसिन,
तो नॉर्मली जो वोस बेसिन होता है वो कुछ इस आकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वोस बेसिन में यहाँ पर आप लोगों का नीचे कुछ ऐसा रहता है जहां से पानी निकल जाता है, पाइप लगा होता है। तो कभी भी जो पानी गिरता है वो पूरे इसमें पर्टिकुलर एरिया में बहता है इस तरीके से, और फिर जाता जाता है यहाँ पर चला जाता है। तो जो स्ट्रीम बह रही है वो तो पर्टिकुलर रिवर होगी, पर लेकिन ये बेसिन एरिया होगा जहां तक ये पानी फैलता है। तो इस नाम पर इसको आप लोग देखते हैं, यहीं से ये बेसिन भी निकल कर आया। अब आप लोगों के माइंड में समझ में आ गया। तो ये जो बेसिन एरिया है ये कम होता जा रहा है, ये जो फैला हुआ था इतने दूर तक ये कम होता जा रहा है और पर ईयर कम होता जा रहा है। तो ये स्टडी सामने निकल कर आई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना पानी पहले हुआ करता था अब उतना पानी नहीं होता है। तो ये दिक्कत यहां पर देखने को मिलने लगती है, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो है हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि ये कौन वहां पर वो नहीं कि इंची और टेप लेकर बैठा हुआ था क्या? किसने चेक किया इसके बारे में बताया कि भाई साहब ये जो एरिया है ये डिक्लाइन हो रहा है, यहां पर इस तरीके से पर ईयर ये डिक्लाइन हो रहा है। तो देखो पहले तो हम लोग ये बातें नहीं बोल सकते थे, बहरहाल आजकल जो है हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास में सैटेलाइट इमेज है, उसके बेस पर हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इसका ऐसे बोल सकते हो, किसी पर्टिकुलर इंसान से आप लोग 1 साल बाद मिल रहे हो, तो उस इंसान की जो बॉडी है उसका जो फेस है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। पर लेकिन जो इंसान डेली वहीं पर ही रह रहा है और वो उसको रेगुलरली देख रहा है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब घर पर जाते हो काफ़ी लंबे समय बाद, तो जो मम्मी होती है खासकर वो कहती है कि देखो बच्चा कितना दुबला हो गया है, खाना वाना लगता है मिलता ही नहीं है बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये होती हैं कि लंबे समय बाद वो आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। भले ही आप लोग मोटे हो गए हो, ठीक है, थोड़े खा गए, लेकिन उनको दुबले लगते हैं मैक्सिमम मम्मी को, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है। यहाँ पर जो अभी इनके द्वारा देखा गया तो 96 से लेके 2017 तक का इनके द्वारा एक डेटा निकाला गया है, और उस डेटा में जो ये बेसिन का एरिया कम हुआ है उसमें ये बातें बताई जा रही है कि उस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से कि पर ईयर जो है ये 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से जो है वो नीचे होता जा रहा है। सॉरी, पर सेंटीमीटर के हिसाब से नीचे होता जा रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि 2.6 सेंटीमीटर के हिसाब से पर ईयर घट रहा है। तो ये एनालिसिस यहां पर किया गया। अब ये एनालिसिस कैसे किया गया? ये एनालिसिस यहां पर निकल कर आता है जो सैटेलाइट की इमेज होती है उसके बेसिस पर। तो यहां पर सैटेलाइट का जो डेटा है वो रिकवर किया गया, पर्टिकुलर यहां पर ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ये इसके द्वारा यहां पर बताया गया। इससे पहले यहां पर 1.7 जो सेंटीमीटर पर ईयर था, पर लेकिन जो ग्रेस सैटेलाइट है लॉन्च किया गया था 2002 में, उसने यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व किया और उसके द्वारा यहां पर ये सारी बातें निकल कर आई है। तो अब आप लोगों के सामने ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ कुछ देखने को मिल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर बेसिकली रिवर के बारे में बताता हूं, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। गंगा जो रिवर है हमारे देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर गंगा रिवर के बारे में हम लोग बात करें तो कौन से राज्य से नॉर्मली बहती हुई नजर आती है, तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, और इसके साथ में फिर कई सारी चीजें आप लोग कनेक्ट भी कर पाओगे। सबसे पहले ये एक ऐसी पिक्चर है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और कई बार ये एक तरीके से ऐसा टॉपिक होता है जो कि मतलब एक तरीके से ना क्वेश्चन तो बनते हैं, और वैसे भी आप लोगों को अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। पूछते हैं कई बार क्वेश्चन इस तरीके से कि आप लोग क्या जानते हो कि कौन कौन से प्रयाग है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ऐसा पूछ लेते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन खासकर जब हिंदू धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो रिवर्स हैं उनसे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अलग अलग नाम है। जैसे यमुना कहां से निकल कर आ रही है तो बोलते हैं कि यमुनोत्री से निकल कर आ रही है, ठीक है। गंगा कहां से निकल कर आ रही है कि गंगोत्री से निकल कर आ रही है, पर लेकिन क्या उसको गंगा ही बोलते थे तभी? नहीं, यहां पर भागीरथी बोलते हैं। जब भागीरथी आगे आकर मिलती है देव प्रयाग में, जो उधर से रिवर आ रही होती है, तो यहां पर यह गंगा बन जाती है। यानी कि ऊपर से देखोगे तो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जो धौली गंगा होती है वो विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती है रिवर के साथ में, जो अलकनंदा रिवर है। अलकनंदा रिवर पर जब धौली रिवर मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। जब अलकनंदा रिवर आगे चलती है और यहां पर नंदाकिनी रिवर यहां पर मिलती है तो इसको नंद प्रयाग बोलते हैं। यही अलकनंदा जब आगे चलकर पिंडार गंगा से जाकर मिलती है तो इसको हम लोग कर्ण प्रयाग बोल देते हैं, ठीक है। और यही जब आगे चलकर यहां पर बढ़ती है और यहां पर मंदाकिनी रिवर के साथ में मिलती है तो इसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। तो यही जब रिवर आगे अलकनंदा भागीरथी के साथ में मिलती है देव प्रयाग बोलते हैं, और यही फिर आगे चलकर गंगा का नाम ले लेती है। यानी कि जो हमारे देश में आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिलता है गंगा रिवर का, ये यहां से निकल कर आता है।
राज्य कौन कौन से कनेक्टेड है गंगा के साथ में, यानी कि गंगा जी के राज्य जो है वो कौन कौन से आप लोगों को कनेक्ट देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीजें थोड़ी सी क्लियर रहे। गंगा जो रिवर है यहाँ पर वो उत्तराखंड से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गंगा रिवर जो है बेसिकली चलती है, यानी कि जो नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को एंट्री करती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार के अंदर में एंट्री करती है। बिहार के अंदर से अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली वेस्ट बंगाल आप लोगों को देखने को मिलेगा और झारखंड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, इधर से बहती हुई फिर आगे चलती हुई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। बे ऑफ बंगाल में आकर जो है गंगा रिवर गिर जाती है। पर लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ट्रिब्यूटरी वगैरह वो कई एरिया में फैली हुई है, जैसे कि दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर यमुना हो गई ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। झारखंड के अंदर ट्रिब्यूटरी है, मध्य प्रदेश के अंदर में ट्रिब्यूटरी है। जब बेसिन एरिया के बारे में बात करेंगे हम लोग तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो वो कई सारे और स्टेट में फैल जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मैं आप लोगों से जो बेसिन एरिया के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि और भी कई सारे राज्य में यहां पर ये चीजें फैल गई है। कई बार तो आप लोगों से ये पूछ ले आते हैं कि कौन सी सिटी है यहाँ पर उस गंगा के किनारे पर। जैसे न्यू दिल्ली कहां पर है, वो आप लोगों ने देखा होगा यमुना के किनारे पर है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। आगरा जो है वो यमुना के किनारे पर देखने को मिलेगा। जब ताजमहल के बारे में बात करते हैं तो ये आप लोगों ने नॉर्मली फील भी किया होगा। कानपुर जो है वो गंगा के ऊपर है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में इलाहाबाद में यहाँ पर गंगा और यमुना आकर मिलती है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर इसको यहाँ पर संगम भी बोलते हैं आप लोग। वाराणसी गंगा के, पटना गंगा के, इसी के साथ में यहाँ पर फरक्का गंगा के। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कई बार सिटीज जो हैं ये हल्का हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आप लोग उस एरिया से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि हाँ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है और आप लोगों को इसके बारे में एक क्लैरिटी है। तो रफली अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि जो उत्तर प्रदेश में इसका पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिहार में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है और वेस्ट बंगाल में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो अलग अलग है। यानी कि जो ये बेसिन एरिया घट रहा है तो उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से यहां पर ये डिक्लाइन हो रहा है। सेम पैटर्न अगर आप लोग जाओगे बिहार के अंदर में तो बिहार के अंदर में आप लोगों को रफली जो है 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से घट रहा है। अगर आप लोग जाओगे वेस्ट बंगाल के अंदर में तो ये 0.6 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो रफली नीचे घट रहा है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। और इसका इंपैक्ट जो है आप लोगों को ये अलग अलग एरिया में देखने को मिलेगा, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वहां पर भी, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं किसके रीजन की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे रीजन है। अगर कोई पूछे आप लोगों से तो एक तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि शहरीकरण जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा एक तरीके से इरिगेशन इंटेंसिव होता जा रहा है, तो ये भी बिगेस्ट रीजन यहां पर माना जा रहा है। और इसी के साथ में अगर बात करें ग्राउंड वाटर का जो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन है वो काफी कम होता जा रहा है। इसकी वजह से जो रिवर का पानी है वो यहाँ पर आजकल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये क्या चीजें हो गई सारी ये, यानी कि अगर आप लोग बोलेंगे बिल्कुल ऐसे ही है कि हर एक इंसान पर किसी सिचुएशन का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक टाइम पर था मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं काफी इरिटेट हो जाता था, पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी तो समझ में आ गया कि हर सिचुएशन में एक हद तक ही इंसान जो है अगर इरिटेट उससे ज्यादा होगा तो फिर उसकी बॉडी पर उसका इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर हम लोग को रुक जाना चाहिए और रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए और सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये समझ सकते हैं। एक इंसान ऐसा आज के डेट में जिसको कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है, वो कहता है कि सब मोह माया है, चलता रहता है यार, साइड में रखो इसको, ये सब बेसिक चीजें हैं। और एक इंसान ऐसा है कि वो छटपट आ जाता है सिचुएशन में। तो एक ही सिचुएशन है और इंपैक्ट हर पर अलग अलग है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कोई किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, कोई किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां से बेसिक चीजें आप लोगों की समझ में यहां पर आ गई है। तो यहां से अगर आप लोग चीजों को देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोगों को यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। रिवर गंगा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जब जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ये डेल्टा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको यहां पर पर्टिकुलर अगर आप लोग बात करोगे कि इसको यहां पर एक नाम तक दिया गया है और उस नाम को बोलते हैं हम लोग सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट किया गया था 1997 के अंदर में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं सुंदरी ट्री। तो सुंदरी ट्री के नाम पर ये सुंदरबन डेल्टा यहां पर पड़ा और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट यहां पर बन गया, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन के तौर पर ये आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा।
तो बेसिन एरिया कहां पर है? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां से गंगा बहती है। इसीलिए जब भी हम लोग गंगा को क्लीन करने का कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यार गंगा रिवर को क्लीन करना है, पर लेकिन एक कोई राज्य यहां पर क्लीन नहीं कर सकता, सबका साथ सबका विकास लेकर चलना पड़ेगा। इनके सारे के सारे जो स्टेट हैं वो उनको पर्यटन डालना पड़ेगा, तब जाकर ये गंगा रिवर जो अपनी है हम लोग इसको स्वच्छ कर पाएंगे, वरना इसको स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि सारे राज्य जो हैं वो कई बार सिंक्रोनस वे में आते नहीं है और यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग ये बातें समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहां पर करूंगा आगे बढ़ने से पहले, जो कि हालांकि डिफरेंट आप लोगों का यहां पर एक तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत जरूरी भी है फिलहाल के टाइम पे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर देना। ऑपरेशन गंगा चलाया गया हमारे देश में 2022 में। ऑपरेशन गंगा ये किससे रिलेटेड था? जब ये यहां पर ऑपरेशन चलाया गया, मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया था ये सारा रेगुलर जो हमारा डिस्कशन होता है। देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है, और ये सिचुएशन आज तक चली आ रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का यहां पर बन जाता है। याद आ रहा है किसी को? पॉज कर लेना वीडियो को, आंसर दो, फिर आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, किस किस को याद आया? हाँ, कुछ कुछ रुझान जो है आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कई सारे ऑपरेशन जो कि आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं, और ये सारे एक ही स्लाइड में प्रोवाइड करा दिए हैं, अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग टाइम के। ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से हम लोगों ने अपने लोगों को निकाला था 2022 में। वंदे भारत जो चलाया गया था कोविड-19 में, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जो है फॉरेन कंट्री से निकाला था, उसको हम लोगों ने वंदे भारत बोला था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये यहां पर नेवी के द्वारा एफर्ट लगाया गया था अपने लोगों को बाहर के देशों से निकालने के लिए। ऐसे ही यहां पर आप लोगों को ये कई सारे ऑपरेशन है, जैसे इवैक्यूएशन फ्रॉम द ब्रिसल्स, ठीक है, तो ये 2016 का ऑपरेशन है, जहां पर टेररिस्ट अटैक के थ्रू अपने लोगों को यहां पर बचाकर निकाला गया था ब्रिसल्स एयरपोर्ट से। ऑपरेशन राहत ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है, यमन से अपने लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन मैत्री ये हमारी कंट्री में बेसिकली अर्थक्वेक में फंसे हुए लोग जो थे उनकी हेल्प करने के लिए हमारे देश के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सेफ कमिंग होम, तो यहां पर बेसिकली सेफ होम कमिंग 2011 में यहां पर जो एक तरीके से लीबिया के अंदर हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए निकाला गया। ऑपरेशन सकून 2006 में ये लेबनान से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ब्रूथ सी लिफ्ट के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं, कहीं पे तो मूवी बनी हुई है। ऑपरेशन क्वेक जो यहां पर क्वेत एयरलिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत सारे लोगों को निकाला। तो ये जो ऑपरेशंस हैं एक ही स्लाइड में एक जगह इकट्ठे करा दिए और इनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड को तो आप लोग सेव करके रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, और बाकी तो आप लोगों को ये स्लाइड जो है पीपीटी में मिली जाती है, वहां से आप लोग इसको अपने पास में रख सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है, तो कल को अगर देखने को मिल जाए कि ऑपरेशन गंगा है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ऑपरेशन गंगा तो गंगा को क्लीन करने के लिए होगा, और पहली स्टेटमेंट वही होगी। आपकी भावनाओं के साथ में खेलता है एग्जामिनर, उसको पता है कि आप लोग किस लेवल पर सोच सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग के माइंड में क्रिस्टल और क्लियर होनी चाहिए, तो चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों दुनिया भर में पानी का क्राइसिस आज की डेट में इतना है जिसकी कुछ हद नहीं है। कई बार आप लोगों को बाढ़ देखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि हर जगह पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है। 70% जो इंडियन जो वाटर है वो आज के डेट में कॉन्टेमिनेटेड है, यानी कि कोई ना कोई उसमें मिलावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कोई भी पानी अगर आप लोग पी रहे हो तो वो अप टू द मार्क नहीं है। 75% जो घरों में पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि ड्रिंकिंग जो वाटर रहता है उसकी बात मैं आप लोगों से यहां पर कर रहा हूं, बेसिकली वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लगभग 75% इस कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके पास में पानी नहीं है, इधर उधर से लेकर आना पड़ता है। 84% जो गांव वाले एरिया में, तो उनको पाइप वाटर ही नहीं मिल पा रहा है उनके घर में, यानी कि वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, और खुद नीति आयोग ने यहां पर इसके ऊपर बातें की थी कि क्या क्या दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। कहीं नाइट्रेट है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आयरन है, कहीं आप लोगों को और मिलावटें देखने को मिलेगी, कई सारे लेड, सीसा, क्रोमियम। तो ये अलग अलग लेवल पर कंडीशन निकल कर आ रही है आज की डेट में, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि आज के डेट में इसकी वजह से इंपैक्टेड है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोल सकते हैं किसी न किसी लेवल पर इंपैक्टेड है। तो आज के यहां पर आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में सिचुएशन देश के अंदर में क्या है। हमारा देश जो है, जो टोटल कंट्री है वाटर क्वालिटी के अंदर में 122 है दुनिया के अंदर में जिनकी रैंक निकाली गई थी, हमारा देश जो है वो 120 पर है, यानी कि नीचे से हम लोगों ने टॉप किया। इससे आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन का पानी हमारे देश में लोगों को मिल पाता है। इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को हमेशा जब भी कोई पानी का टॉपिक आता है, मैं आप लोगों को एक उदाहरण कई बार देता हूं
कि जब मैं दिल्ली में रहा करता था उस टाइम पर, जहां पर मैंने बेसिकली अपना रूम लिया था, तो वहां पर जो अंकल थे उनके द्वारा यहाँ पर मैंने बोला अंकल जी पानी कैसे होता है यहाँ पर, आपने तो वाटर कूलर वगैरह यहाँ पर लगा नहीं रखा कोई प्यूरेट वगैरह। तो उनके द्वारा बोला गया कि बेटा गंगा का पानी आता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से उनका मानना था कि यमुना का पानी आता है, डायरेक्ट साफ स्वच्छ पानी है। कई बार ऐसा पानी आता था उसमें से टोटी में से, मतलब उसमें से ऐसा लगता था कि नाली का पानी है, ये कंडीशन देखने को मिली। मैंने कहा यार यहाँ तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो फिर अपना एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा लिया कि चलो ठीक है काम चलता रहेगा। तो ये सिचुएशन समझ सकते हैं, तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है आज की डेट में अगर आप लोग देखें। और ये तो दिल्ली की बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सोचो दूर दराज वाले इलाकों में क्या सिचुएशन इसकी आज की डेट में देखने को मिलती है। तो इसलिए ये एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी ग्रे एरिया आप लोग बोल सकते हैं। और ये तो एक पूरा अलग से टॉपिक बन जाता है कि देश के अंदर में कहाँ कहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं और इससे रिलेटेड जो अलग अलग स्कीम्स हमारे देश में चलाई जा रही हैं। आप लोग देखिएगा हमारे देश में ये रीजन क्या है कि ऐसा इंपैक्ट पानी पर देखने को मिल रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया, तो ऐसे राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और कई सारे राज्य हो गए जहां पर पानी जो है अप टू द मार्क अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी चावल की खेती आज की डेट में होती है। तो ये कहीं ना कहीं हम खुद अपने पैरों पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन को देखते देखते। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट पानी की, इसी के साथ में यहाँ पर रेगुलेशन ढंग से हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेंटर और स्टेट जो है वो लड़ते रहते हैं यहाँ पर जब पानी का मुद्दा आता है, ठीक है। कई सारे स्टेट जो है वो आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब एक राज्य से दूसरा राज्य निकाला जाता है तो वो राज्य निकलते ही सबसे पहले यहाँ पर उनकी लड़ाई जो होती है वो रिवर यानी कि नदी को लेकर होती है, और उसके ऊपर दुनिया भर के मुद्दे चलते रहते हैं। हर एक राज्य में कोई ना कोई इशू देखने को मिलेगा। अपने राज्य का नाम लिखो और जाकर देखो, कोई ना कोई इशू जरूर नजर आएगा आप लोगों के राज्य से रिलेटेड भी। तो एटलीस्ट वो टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे इशू जो है आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, और अगर जियोग्राफी ऑप्शनल है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। स्टेट पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से वहां से बन सकते हैं। और वैसे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यार अपने एरिया के बारे में एटलीस्ट होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे अटल भूजल योजना हो गया, जल शक्ति अभियान हो गया, एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हो गया। ये सारे इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए गए ताकि सॉल्यूशन यहां पर निकाला जा सके। मुद्दा इतना ज्यादा गहरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट तक के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना एरिया ये मैच करने के लिए एक सेकंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछकर बैठ जाएंगे। जैसे कि हर राज्य के द्वारा अपने अपने एरिया में कोई ना कोई स्कीम यहां पर चला रखी है, ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर राजस्थान के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये राजस्थान के द्वारा यहां पर चलाया गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर आप लोगों के सामने निकल कर आया। गुजरात के अंदर में सुजलम सुफलम अभियान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तेलंगाना के अंदर में मिशन काकतिया और यहां पर नीरू चिटू, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? यह है आंध्र प्रदेश के अंदर में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, किस ईयर में, ये आप लोगों को बताना है। अलग अलग प्रोग्राम है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर जल जीवन हरियाली बिहार का प्रोग्राम है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं पहले ही। जल ही जीवन ये हरियाणा का प्रोग्राम है। इसी के साथ में यहां पर जो नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, तो ये यहां पर कुद्दी मरामठ, ठीक है। तो कुद्दी मरामठ जो है ये तमिलनाडु का आप लोगों को यहां पर प्रोग्राम देखने को मिलेगा। कैसे हम लोग को पानी को जो है वो बेसिकली सही तरीके से यूज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, कैसे सेव करना है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चला दिए। और अगर राज्य देखोगे, राजस्थान हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, नॉर्थ से लेके साउथ तक का आप लोगों को राज्य यहां पर नजर आ जाएंगे। यानी कि ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर एरिया की नहीं रह गई है, ये पूरे देश की दिक्कत है आज की डेट में, जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब इतनी बात चल ही रही है तो यहां पर कुछ बातें आप लोगों को बता दूं, और यहां पर स्टार लगा लेना, जितने स्टार लगाओगे उतने ही कम है बेसिकली, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी यहां से बन भी चुका है कि हमारी पृथ्वी पर कहां पानी है और कितना पानी कहां पर पाया जाता है, और एनुअल हमारे हिस्से में कितना पानी आता है। एक इंसान के हिस्से में 1947 में लगभग 6000 क्यूबिक मीटर पानी देखने को मिलता था, पर लेकिन वही पानी जो है अभी 2025 में लगभग हो जाएगा 1340, और ये 2050 में हो जाएगा 1140। यानी कि पानी की क्वांटिटी जो इंसान के हिस्से में आती है वो घटती जा रही है। ऑलरेडी ये कंडीशन आप लोगों के सामने है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो ठीक ठाक चीजें चल रही हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर चीजें काफी लार्ज स्केल पर डिक्लाइन हो रही है। तो ये एरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं। स्टेट कंज्यूम करते हैं मोर देन द रिचार्ज, यानी कि जैसे बारिश हुई, बारिश ने वाटर टेबल को रिचार्ज किया, पर वो सारा का सारा निकाल दिया। तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा इस कैटेगरी में आते हैं।
स्टेट जो है वो यूज करते हैं एक तरीके से, स्टेट बात की जा रही है स्टेट ऑफ वाटर यूज इन अदर, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जैसे कि तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को एक अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि जितना रिचार्ज हो रहा है उससे पानी जो निकाला जा रहा है वो आप लोग कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि आप लोग देखो ये चीजें रटने की नहीं होती है, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पानी बरस कितना रहा है और निकाला कितना जा रहा है, वो कंडीशन यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्मली पृथ्वी के ऊपर नॉर्मली पृथ्वी के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, जो हमारी प्यारी पृथ्वी है उसके ऊपर टोटल अगर देखोगे तो एक तरीके से काफी बड़ा एरिया है जो कि पानी देखने को मिलता है सारा। आप लोगों को इतने बड़े ओशन है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ये सारी जो ओशन है पानी से ही भरे पड़े हैं। हमारे ग्लेशियर हो गए, सारी चीजें हो गई, पर लेकिन देखोगे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आता है कि 96% जो वाटर है वो हमारा समुद्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, वो सारा खारा पानी है, पर लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो ओनली 2.5% है। जो 2.5% फ्रेश वाटर है जो हम लोग यूज करते हैं, वो उसका 30% तो ग्राउंड वाटर में है, बाकी जो पर्वतों पर ग्लेशियर जमे पड़े हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो सरफेस के ऊपर पानी है वो ओनली 1.2 है। ये वो पानी है जो लेक, नदी आप लोगों को देखने को मिलती है ना, ये जमा हुआ है, ये दुनिया भर का पानी आप लोग बोलते हैं, ये ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना है बेसिकली यहाँ पर 1.2% जो टोटल पानी है, कुछ एटमॉस्फेयर में है। रिवर पर तो आप लोगों को 0.49 ही देखने को मिलता है। जो नदियां हैं, जैसे आप लोगों को गंगा रिवर होगी, हमारी जो बड़ी बड़ी रिवर होगी, पूरी पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से, इससे ज्यादा तो सोइल के अंदर में जो मॉइस्चर है वहां पर पानी पाया जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कल को कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ऐसी ऐसी भी कंडीशन है, और यहां से पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो इसीलिए यहां पर ये चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहां पर वाटर कितना अवेलेबल है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना अवेलेबल है। तो यहां पर तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फिर भी पॉजिटिव साइड में है, पर लेकिन अगर बात करेंगे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, यहां पर वाटर टेबल से ज्यादा निकाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में पानी का जो लेवल है बहुत नीचे चलता हुआ चला जाएगा। दुनिया में हमारी पॉपुलेशन लगभग 18% है, जितनी टोटल दुनिया में लोग रहते हैं, पर दुनिया में जो पानी है उसका लगभग हमारे पास में 4% है ओनली, यानी कि 18% पॉपुलेशन है। तो कम से कम 17-18% दुनिया का पानी हमारे पास में होना चाहिए था ना। इसीलिए हमारे देश में पानी की जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे 3-4 टॉपिक हो गए एक ही टॉपिक के अंदर में। गंगा रिवर के बारे में पूरा एक कंप्लीट टॉपिक हो गया, अलग से पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक आप लोगों का हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन पे कैसे कैसे ऑपरेशन हमारे चलाए जा रहे हैं, तो ये IR का टॉपिक आप लोगों का हो गया। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात कर रही है यहाँ पर। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स सारी मैंने बताई, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक आप लोगों को हो जाता है कि कौन कौन से प्रयाग हैं, उसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ये हो गया। कहां कहां पर पानी का लेवल हमारे देश में कितनी स्कार्सिटी है, तो ये पूरा नीति आयोग के द्वारा यहां पर बताया गया। तो ये पूरा एक्सट्रीम कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन है, ये बेसिन कितना घट रहा है, इसके बारे में बात करें। क्या क्या पोल्यूशन पानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन भी यहां पर टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का। किसी स्टेट के द्वारा क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है, तो ये भी कवर हो गया। और पृथ्वी के ऊपर कहां पर कितना पानी पाया जाता है, तो ये मल्टीपल टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो गए यहां पर, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसीलिए मैंने बोला था स्टार लगा लेना, क्योंकि रेगुलरली ये पूछे जाते हैं। और पूछना तो अलग बात है यार, ये तो एक ऐसा टॉपिक है भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव है ग्राउंड वाटर को डिप्लीशन यानी कि कम होने से बचाने के लिए। अमृत जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट। सही आंसर क्या है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। एक क्वेश्चन है यहां पर जो आप लोगों से पूछा गया, ये मैच करने के लिए कि जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र का है, सुजलम सुफलम अभियान राजस्थान का है, नीरू चिटू ये आंध्र प्रदेश का है, कुदर मरमट तो ये योजना तमिलनाडु की स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल या फिर नन। इनको अटेम्प्ट करो, फिर आंसर सबके बता दूंगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिकली सिस्टम के बारे में। तो बात की जा रही है एट जो विष्णु प्रयाग है, भागीरथी मिलती है अलकनंदा के साथ में। ठीक है, जिसको फिर आगे गंगा बोलने लगते हैं। गंगा रिवर जो है वो 5 स्टेट से होकर आप लोगों को बहती हुई नजर आती है। जो यहां पर माउथ है गंगा रिवर का, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा, ये बात बोली गई है। ठीक है, जो रिवर है बेसिकली, तो यूनेस्को के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसी के साथ में गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में, जो कि भागीरथी के नाम से जाना जाता है।
सही आंसर क्या यहाँ पर बताना है, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबो या फिर नन। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर बताता हूं मैं और इनके एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मैच कर लेना आप लोग इसको, वीडियो को पॉज करके भी एक बार। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, उसके अंदर है यहाँ पर इनकरेक्टली मैच है ओनली 1 पेयर, और वो कौन सा है, सुजलम सुफलम अभियान गुजरात का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों के सामने है पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये देव प्रयाग है, सारे के सारे प्रयाग जो है मैंने आप लोगों को यहां पर अभी समझाए, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के ये पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक है, इसी के साथ में टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में कि आप लोगों को अभी हमारे देश में नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल जो मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि कैसा रिजल्ट निकल कर आता है और क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अंदर में, ये सारी बातें हैं। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 2015 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरीके से सॉल्यूशन के बारे में, कि भारत के अंदर में ये वही है जो अभी डिस्कस किया है कि भारत के अंदर में घटते भूजल संसाधनों का आदर्श समाधान तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जल संचय प्रणाली यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग है, शहरी क्षेत्रों में से कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यहां पर आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर सोर्स जो रिसोर्सेज है इन इंडिया इज ए वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरिया, यानी कि जो शहरी है इलाका उसमें कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से आंसर राइटिंग का भी बन गया यहां से। इवन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जो फ्रेश वाटर के बारे में पूछा था कि दुनिया भर के संसाधन है हमारे पास में, फिर भी क्यों कमी से हम लोग जूझ रहे हैं, संसाधनों की वजह से भी, फिर भी यानी कि हमारे पास में सारी चीजें हैं पर फिर भी हम लोग जूझ रहे हैं, तो क्या दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा गया। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना, हर एक लेवल पे स्टैटिक, करंट, बेसिक सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गई। अब भी कोई डाउट हो तो बताना। ये इस तरीके से हो गया कि सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए पानी से रिलेटेड। तो पानी जो है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों से आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, पानी जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। तो इसका कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉलिटी के अंदर भी ये सारी चीजें अच्छे से कवर की थी मैंने, सारी की सारी लिस्ट। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को देना है। दोस्तों, देश के अंदर में कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है और उस स्कीम को अगर पैसा कम मिलने लगे और उससे ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो स्कीम जो है वो दम तोड़ने लगती है। अभी यहाँ पर MG नरेगा को इसी पैटर्न में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसने काफ़ी लार्ज स्केल पर लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, खासकर जब हम लोग बात करते हैं कोविड-19 के टाइम पर। तो MG नरेगा के बारे में मैं डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बजट आया उसमें MG नरेगा के अंदर में कट किया गया 33% का, इसको 60,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर मिले। इससे पहले यहाँ पर इसको जो मिल रहे थे वो 73,000 करोड़ रुपए मिल रहे थे, और यहाँ पर ये जो पैसे हैं ये टाइम टू टाइम घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर इससे पहले इसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर 89,000 करोड़ यहाँ पर दिए गए थे इससे पहले। अभी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये घटते घटते यहाँ पर जो कहाँ पर आ गया है, अभी 60 पर आ गया है। तो यहाँ पर जब इसका एनालिसिस किया गया कई सारे लोगों के द्वारा तो ये बोला गया कि यहाँ पर अभी जो नरेगा है इसको मारा जा रहा है, तो किलिंग द लो, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइटल इसके अंदर में डाला गया था। तो ये काफ़ी एक ऐसा कानून है जो कि लोगों को ग्राउंड लेवल पर उनको जॉब प्रोवाइड करा रहा था और खासकर उस टाइम पर लोगों की हेल्प कर रहा था जब उनका सहारा कोई नहीं था। तो पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया, लगातार 2 दिन तक ये आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिले कि कैसे कैसे इसकी एलोकेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है और ये स्कीम जो है किस तरीके से यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही थी। तो एवरेज डे जो है एम्प्लॉयमेंट के वो भी कई बार घटते हुए नजर आते हैं, कभी 46, 51, 42 ये देखने को मिलते हैं। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन करोड़ अगर देखें, जो कि यहाँ पर इस स्कीम का जो अभी यहाँ पर ड्यूरेशन में पेंडेमिक के टाइम पर ये बढ़ गई थी, वो चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्कीम के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा फायदे लोगों को देखने को मिल रहे थे यहाँ पर लेकिन जब एनालिसिस किया गया इसका ढंग से तो बहुत सारी ऐसी कमियां खामे भी देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में कई सारे आर्टिकल यहाँ पर इस टॉपिक से निकल कर आते हैं और फिलहाल कई सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन करेंगे और कुछ पुराना आर्टिकल भी है वो भी आप लोगों का रिवीजन होगा और भी कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कानून है, इसके रिलेटेड प्रीलिम्स से क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये मत बोलना क्यों बन गया, क्योंकि अभी बताता हूं इसके बारे में और क्या क्या मुद्दे आप लोगों से रिसेंटली अभी न्यूज में थे। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि पता नहीं यार कहाँ क्या चीज़ कब काम आ जाए।
चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा ही हुआ इस आर्टिकल के साथ में। अभी एक एसएलवी जो मेंबर थे वो इंटरव्यू देने गए थे, तो यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था नरेगा के बारे में। तो जब नरेगा के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि सर जो भी आपने जो बेसिक बताया था वो काफ़ी काम आया उस टाइम पर वहाँ पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जब मैंने उससे डिस्कस की तो मुझे भी कई सारी बातें पता चली, तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो सारी बातें डिस्कस करते हुए हम लोग इस आर्टिकल को कवर करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और करंट प्लस स्टैटिक्स का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि करंट के साथ में स्टैटिक भी आप लोगों को यहाँ पर इसमें कवर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। वैसे तो आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को बोल सकते हैं कि यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर ये आर्टिकल कवर आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि अलग अलग सेक्शन में भी ले सकते हैं। सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है नरेगा का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट का काम कर रहे हैं, और कई बार कई सारे एथिकल इशू भी इसके साथ में जुड़ जाते हैं जब महिलाओं को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर सबसे पहले इस कानून के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को यहाँ पर इसको देखना है ताकि एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होता चले। सबसे पहले ये फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है MG नरेगा। क्या है ये MG नरेगा? ये वही नरेगा है जिसके ऊपर राहुल गांधी जी की एक बार इंसल्ट भी हुई थी, उनका बेसिकली माइंड से नाम इसका स्लिप हो गया था, तो इसके चलते यहाँ पर उनकी हंसी मजाक भी उड़ाई गई थी। हालांकि वो एक अलग बात है, उनकी हंसी मजाक कई सारी चीज़ों पर उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर जो नरेगा है, पहले स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया तो इसका नाम नरेगा था। 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि नेशनल, और ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम है रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया पर फोकस देने वाला एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक तरीके से आगे चलकर इनको लगा यार गांव के बारे में तो बात कर रहे हैं, क्यों ना महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा फोकस किया था कि गांव के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों को याद होगा डीपीएसपी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी पॉलिटी के अंदर, तो उसमें पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पंचायत के बारे में, कि हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर मेंशन की गई थी। तो महात्मा गांधी जी का गांव के ऊपर काफी फोकस रहता था, तो इसीलिए यहां पर महात्मा गांधी जी का भी नाम जो था वो इसमें ऐड कर दिया, और इसमें महात्मा गांधी तो आगे ऐड कर दिया, और फिर पूरा का पूरा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहां से MG नया ऐड हो गया इसके अंदर में, ठीक है। तो ये एक ऐसा लोता कानून है हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू वर्क। जैसे आप लोगों के फंडामेंटल राइट है ना, कि हाँ आप लोगों के फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में अगर उनका हनन होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग किसी को बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही सेम अधिकार यहां पर ये देता है। किस बेस पर देता है यहां पर? वो देता है आर्टिकल 21 के बेस पर। अगर बात करें तो एक राइट टू एक लाइफ देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जिनको यहां पर जॉब मिल गई, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंसान को जॉब मिल जाती है सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर लेकिन जो राइट टू वर्क का काम दे रखा है यहां पर, ये डीपीएसपी में, जो आप लोगों का डीपीएसपी कहां पर आती है? पार्ट 4 में आती है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को पता ही है। ये सारी चीजें बहुत रिपीटेडली आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखी है मैंने, तो रिविजन कर लीजिएगा उनका। आर्टिकल 41 जो है यहां पर, ये बात करता है राइट टू वर्क के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंदर में जो आर्टिकल इनके अनुच्छेद 41 है, वो यहां पर इस चीज के बारे में बात करता है कि राइट टू वर्क यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आर्टिकल 40 मैंने बता दिया गांव के बारे में फोकस कर रहा है, और आर्टिकल 41 हो गया यहां पर राइट टू वर्क के बारे में, और आर्टिकल 21 ये हो गया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो यानी कि MG नरेगा के साथ में 3 आर्टिकल आप लोगों के जुड़े हुए हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मैं आप लोगों से बात करता हूं इंटरव्यू के बारे में। जब मेरी डिस्कशन हुआ एक मेंबर के साथ में, तो उनसे मैंने बात की क्या था बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उनके द्वारा बोला गया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग आज की डेट में गांव में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ पर ये नरेगा है, ये हम लोग गांव में ही इंप्लीमेंट करते हैं या फिर शहरों में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा है ऑलरेडी रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया में। तो सर कंफ्यूजन वहां पर हो गया। तो आप लोग यहां पर देखिए, नॉर्मली ये जो है उस हर एरिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नॉर्मली जहां पर आप लोग देख गांव हो गया, आधा गांव हो गया, आधा शहर आधा गांव हो गया, ओनली छोड़ किसको रखा है? जहां 100% अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये शब्द अगर बोल दे कि 100% अर्बन पॉपुलेशन को छोड़कर, जहां पूरा शहरीकरण हो चुका है जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसको छोड़कर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
तो एक क्वेश्चन पूछा गया उनसे इंटरव्यू में, ठीक है, और पूछा भी इसलिए गया क्योंकि वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो अगर आप लोग गांव से आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया उनसे। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, क्या एमजी नरेगा जो है उसमें जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को 100 दिन का काम देना है, अगर 100 दिन से ज्यादा का काम देना है तो क्या उसके अंदर भी प्रोविजन है? किसी का मन कर गया राज्य का यार 100 से ज्यादा काम देना है हम लोगों को, तो अपने एरिया में लोगों को, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? तो याद रखेगा एमजी नरेगा के अंदर एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 3 का 4 पार्ट है। उसमें यह बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया कि हाँ आप लोगों को 100 दिन का काम देना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, तो वो सबको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सबको मिलेगा। पर इसके अलावा अगर इनको लग रहा है कि यार 50 दिन और ऐड कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका प्रोविजन है। पर लेकिन इसका प्रोविजन करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, हाँ उनको लग रहा है कि यार फंड देना चाहिए, बिल्कुल दीजिए, पर पॉकेट से अपनी से पैसा देना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेंटर बोलेगा कि लो पैसा जितना उड़ाना है उड़ा लो, ठीक है। सेंटर ने तो बोल दिया इतना पैसा है, उसके बाद में अपनी पॉकेट से पैसा लगाना है, जो डिफाइन है वो फंड रहेगा। और इसमें आप लोगों ने सबसे खतरनाक चीज देखी होगी कोविड-19 के टाइम पर भी, जो सबसे इरिटेटिंग चीज रही थी वो थी कि फंड खत्म हो गया था यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे इसके अंदर में, तो उसके चलते काफी बड़ा इशू देखने को मिला। तो ये गांव वाले एरिया में लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून लाया गया था कि लगभग 100 दिनों का तो यार लोगों को काम मिल जाएगा। और 100 दिनों का अगर किसी को काम मिल गया, एक तो कि बिल्कुल जो एक इंसान है घर में काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे करना चाहते हैं उनको मिल नहीं रहा है, ऐसे हैं जो करना ही नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल के प्राणी हो गए। मैं उनके बारे में बात करूं जो करना चाहते हैं कुछ काम, तो एक तरीके से उनके पास में कोई स्किल भी नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से नहीं कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, या फिर कोई और उनके पास में टेक्निकल स्किल है, वो कोई एक तरीके से नहीं कि उसमें साइकिल में पेंचर लगा सकता है, या फिर कोई वो नाई बन सकता है, वो बाल काटने वाला, कोई स्किल नहीं है उसके पास में। तो वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए कि हाँ मिट्टी डालने वाला, ईंट उठाने वाला, वो काम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आस लगी कि कम से कम यार कुछ तो पैसा कमाया मिलेगा। तो ये एक्ट पहली बार प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, पर उस टाइम पर इसको लाया नहीं गया। एमजी नरेगा इंप्लीमेंट किया जाता है ये मेनली ग्राम पंचायत के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को बताया, अब आप लोगों को बताऊंगा ये जो आर्टिकल है इसके बारे में। 2 मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जिसके ऊपर काफी ज्यादा यहां पर इस कानून का क्रिटिसिज्म अभी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में क्या किया गया है, एक ऐप बेस्ड सॉल्यूशन यहां पर लाने की कोशिश की गई है कि होगा क्या कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर एमजी नरेगा के अंदर काम कर रहा है और उसने 5 घंटे काम किया है, ठीक है, तो कम से कम 2 बार उसको अटेंडेंस यहां पर लगानी पड़ेगी। ऐप के ऊपर 2 बार अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, भले ही कोई रजिस्टर वहां पर रखा हुआ है, वो रजिस्टर काम का नहीं है, बस आप लोगों को ऐप के ऊपर रजिस्टर अपनी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। तो ये बोला गया पहला, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था यहां पर उन लोगों के लिए, खासकर लोग, क्या मैं महिलाओं के लिए बोलूंगा। देखिए आज की डेट में ना, अगर आप लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे तो मैक्सिमम आप लोगों को औरतें दिखाई दे रही हैं। एमजी नरेगा में 50% से ज्यादा आप लोगों को महिला दिखाई देती हैं, और मैक्सिमम जो महिला रहती हैं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एजुकेशन लेवल जो रहता है उनका थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर अगर गांव वाले एरिया में आप लोग जाओगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह आया जब एजुकेशन लेवल कम हो गया, तो फिर यहां पर उनके पास में मोबाइल चलाने की भी एक तरीके से ज्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं अपनी खुद की मम्मी के बारे में, तो वो क्या करती हैं, उनको बस 2 बटन पता है कि हाँ इससे फोन उठ सकता है और इससे फोन कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और दूसरे काम में स्किल नहीं है, दूसरे काम में वो इतनी ज्यादा स्किल है कि लोग जो है देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं कि यार ऐसा काम कैसे कर लेती हैं। तो हर एक इंसान की अलग अलग स्किल होती है। तो अभी यहां पर जो औरतें मोबाइल चलाना नहीं जान रही है पर वो स्किल्ड है यहां पर इस काम को करने में, तो उन औरतों के लिए कैसे आप लोग प्रोविजन प्रोवाइड कराओगे। कई बार उनकी अटेंडेंस छूट गई तो उनकी तो सैलरी कट गई। ले देकर मान लीजिए आप लोग 100 रुपए एक दिन के दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपए आप लोगों ने एक दिन के दे दिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर इनको 100 दिन 100 रुपए एक दिन के दे दिए, और आप लोग यहाँ पर इनसे काम करा रहे हो, मतलब 30 दिन आप लोगों ने काम दे दिया, तो 3000 रुपए हो गए। अब 3000 रुपए में से इनकी कई बार मान लीजिए अटेंडेंस इनकी कट गई, ठीक है, तो इनको ले देकर 2500 रुपए मिले। आप लोग क्या लगता है एक परिवार जो है वो 2500 रुपए में चलाया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो मैक्सिमम महिलाएं क्या करती हैं, आज यहां पर काम कर रही हैं, इस टाइम से मान लीजिए इन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 9 से लेके अपना 3 बजे तक तो नरेगा के अंदर काम किया 6 घंटे, फिर इसके बाद में अपना कोई और काम करने स्टार्ट कर दिया। जैसे आर्टिकल में बात की जाती थी एक महिला के बारे में जो अपना घर पे ही कुछ सब्जियां उगाती थी और फिर यहां पर उनको मार्केट में ले जाके बेचती थी, तो उसका काम था। पर लेकिन नरेगा में ये जो अटेंडेंस का चक्कर है इसकी वजह से ये दूसरे वाला काम नहीं उसका हो पा रहा था। यानी कि कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप लोगों को कोई काम दिया, आप लोगों ने 2 घंटे में निपटा लिया, कुछ लोग ऐसे उसको 6 घंटे लिए बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पर जिसने 2 घंटे में निपटा लिया और सही काम कर रहा है, वो अपना कोई दूसरा काम कर सकता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। पर लेकिन अटेंडेंस का चक्कर, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसी के हाथ में मोबाइल अगर है तो मैक्सिमम मेल कम्युनिटी के हाथ में होता है घरों में मोबाइल, फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं होता है। अब आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी, अब यहाँ पर भी एक गार्ड रख दिया कि जो यहाँ पर देखेगा अटेंडेंस लगेगी कैसे लग रही है, उसमें भी मैक्सिमम मेल होनी चाहिए थी, फीमेल होनी चाहिए थी, पर वहां पर फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं है, तो वहां पर भी अब मेल डोमिनेटेड हो गया ये। तो ये एक तरीके से जो आप लोग टेक्नोलॉजी इतना इंक्लूड यहां पर करके चल रहे हैं, तो मेल डोमिनेटेड आप लोग नरेगा बनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यानी कि फीमेल डोमिनेटेड सेक्टर को मेल डोमिनेटेड बता रहे हैं, और ऊपर से वैसे आप लोगों को पता है कि फीमेल को ज्यादा काम मिल नहीं पाता है, तो एक ये भी यहां पर इशू देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल गया जिसके बारे में यहां पर अभी बात होनी चाहिए। पहला तो प्रॉब्लम यहां पर ऐप की हो गई जो मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम यहां पर निकल के आ रही है, इनको बोला गया नरेगा मेट्स। नरेगा मेट्स यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो अटेंडेंस पहले यहां पर देखते थे, कोई रजिस्टर के ऊपर देखेगा तो रजिस्टर के ऊपर कोई भी फीमेल थी वो अटेंडेंस देख लिया करती थी, मैक्सिमम फीमेल वहां पर जॉब किया करती थी। अब उस नरेगा मेट्स के अंदर में वो मेल काम करेगा जिसके पास में मोबाइल होगा, और मैक्सिमम मेल को वो जॉब मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लेबर फोर्स में महिलाएं मैक्सिमम काम करेगी, और ये मेट्स वाली जो पोस्ट थी, जो एक ठीक पोस्ट मानी जाती थी यहाँ पर, उसमें अब आप लोगों को मेल काम करते हुए नजर आएंगे। तो फीमेल के लिए तो वैसे ही दिक्कत होगी। अब आज के डेट में अगर आप लोग सिटीज के अंदर में रहते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अक्सर मिलकर काम कर लेते हैं कि ठीक है यार तुम ना खाना बना लो, मैं ना पोछा लगा देता हूँ, ठीक है। अक्सर हस्बैंड जो है इस तरीके से नहीं, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ कि एक वाइफ का साथ हाथ बटा देते हैं। पर लेकिन गांव में अगर आज की डेट में भी आप लोग जाओगे तो वो उतने लेवल पे एक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है, वहां पर मेल और फीमेल में एक डिवीजन आप लोगों को नजर आता है। तो मैक्सिमम बर्डन जो है होता है वो महिला के ऊपर पड़ जाता है। यानी कि पहले यहाँ पर वो नरेगा के अंदर काम भी करके आई, उसके बाद में घर पे जाकर वो काम भी कर रही है, उसके बाद में अपनी जो सब्जी वगैरह उसको बेचनी थी वो भी बेच रही है, वो बच्चे को भी देख रही है। तो एक तरीके से महिला के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया आप लोगों ने, जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आप लोग ऐड कर रहे हो। और अभी आप लोगों ने एक आर्टिकल सुना होगा, अगर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में मैंने बताया था चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हाथ में घड़ी बांध दी गई कि एक तरीके से उस घड़ी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन पर्टिकुलर प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट नहीं है, और वो घड़ी या फिर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से भी उनकी सैलरी डिडक्ट हो जा रही थी। तो ये एक ऐसा इशू बनता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो कि सोल्यूशन होना चाहिए वो प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाती है तो फिर यार ये गलत काम है, तो इसके बारे में काम करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा इशू सामने निकल कर आया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे आगे क्वेश्चन कि इसके अंदर जो वेज दी जाती है उसका मिनिमम जो बोला गया कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, तो कहां से मिलती है। हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एपीएफसी या ईपीएफ होगी, वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर लेबर जो फोर्स है हमारे देश के अंदर में, तो कोड ऑन वेजेस 2019 आ चुका है, पहले यहां पर मिनिमम वेज एक्ट था। तो एटलीस्ट इतनी तो वेज कम से कम लोगों को मिलनी ही चाहिए, और यहां पर वो भी इक्वल मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को। ऐसा नहीं कि वही काम मेल कर रहा है और वही काम फीमेल कर रही है, और मेल को ज्यादा सैलरी दे दी, यानी कि आदमी को ज्यादा सैलरी दे दी और महिला को कम सैलरी दे रहे हैं। मैक्सिमम जगह आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों अगर एक काम को कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल सैलरी यहां पर मिलनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात और एक अच्छी चीज यहां पर क्या है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे जो है गांव में जाना है और मैं अनस्किल्ड पर्सन हूं, और मुझे जाकर गांव में जाकर एमजी नरेगा के तहत काम करना है कि भाई साहब मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं एक तरीके से बिल्कुल ही नहीं अनस्किल्ड पर्सन हूं, और मुझे घर भी चलाना है अपना, और मुझे काम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाकर रजिस्टर करा दूंगा कि प्रधान के वहां पर कि यार मुझे काम चाहिए। तो 15 दिनों के अंदर अंदर अगर प्रधान ने मुझे रजिस्टर कराने के बाद में काम नहीं दिया तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी इस स्कीम के अंदर में। यानी कि आप लोगों के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये काम करना है, आप लोगों के पास में अपने आप जो है वो काम चलकर आने लगेगा। पर लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो यार देखो कुछ हो नहीं सकता। खाना भी आप लोग घर वाले बना के दे देंगे, पर लेकिन मुंह तक तो आप लोगों को खुद से ही ले जाना पड़ेगा। मुंह में भी अगर खाना डाल दिया किसी ने तो चबाना तो खुद से ही पड़ेगा। तो वो वाली चीजें यार देखने को मिलेगी। तो ये चीजें समझनी है तो कम से कम थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में जब आप लोगों से कोई पूछे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई सारे काम करता है जिसकी वजह से बहुत सारे फायदा देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो देखने को मिली थी एमजी नरेगा के टाइम पर, ये जब से आया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी रिसेंटली लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, नॉर्मली जहां गन्ने की खेती की जाती है तो खासकर बंगाल से आते हैं कई सारे लोग काम करने के लिए, कई सारे नेपाल से आते हैं जो काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली जब से नरेगा यहाँ पर चला था, बहुत सारे लोगों ने जो पहले बंगाली से आया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया था, ठीक है।
अभी इसके ऊपर कई बार डिबेट डिस्कशन होता है, ऐसे गांव में जाता हूं कभी बातें करने लगते हैं कि हाँ अब की बार यार बंगाली बहुत कम आए, क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा की स्कीम चल रही है, उनको पास में अपने घर के पास में काम मिल गया, क्यों इतनी दूर आना उनको, ठीक है। तो ये यहाँ पर इशू देखने को मिला, ठीक है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा एक निकल कर आया। तो यहाँ पर उनको अपने एरिया में ही काम मिल गया तो उनको तो फायदा हुआ, पर लेकिन उन लोगों को नुकसान हो गया जो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। पर लेकिन हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए जरूरत है स्कीम की, तो उनको तो फायदा है। तो ये स्कीम जो है काफी ये एक तरीके से माइग्रेंट पर जो लोगों पर काफी एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आई, रिड्यूस कर रही थी पुअर्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही थी। क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा के तहत अगर आप लोग आ गए हो तो आप लोगों को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अकाउंट आप लोगों को खुल गया तो अकाउंट में आप लोगों के पैसा जाएगा। तो जो डिपेंडेंसी होती थी यहाँ पर कि हाँ एक तरीके से हाथ में पैसा जा रहा था और उसकी वजह से आधा मिल रहा था, उनको आधा नहीं मिल रहा था, अब वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इससे फायदा देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फायदे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एसिड्स, तो एसिड्स क्रिएशन करने का काम किया सस्टेनेबल, यानी कि आज जैसे नाली बनाई तो नाली में से पानी निकल रहे हैं वहां पर, कल को बारिश हो रही है तो बाढ़ नहीं आ पा रही, बाढ़ को रोक दे, वो बाढ़ एक तरीके से नहीं पानी निकल जा रहा है। पर लेकिन ऐसे क्या से होता है कई बार कि अगर वो नाले खुदे नहीं है तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एसिड क्रिएशन करने का काम करते हैं। एसिड जो होती है एक तरीके से आप लोग बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो काम कर ही रहा है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वेजेज, तो एग्रीकल्चर की वेजेज में भी इसकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया यह वुमेन इंपावरमेंट, ये काफी ज्यादा हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से महिला के हाथ में पैसा आ गया और वो खुद से अपने पैसे की हकदार रही और अपने हिसाब से अपना पैसा कहाँ खर्च करना है वो ये सारी चीजें कर पा रही थी। इसी के साथ में अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज जो सेक्शन होते हैं एससी और एसटी, काफी काम इनको यहाँ पर दिया गया जिनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता था सोसाइटी के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर देखने को मिला। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके प्रॉफिट फायदे देखने को मिले जब ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई। तो यहां से भी कई बार आप लोगों से कई सारे पॉइंट्स जो पूछ लिए जाते हैं, और ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोग बोलोगे यार ये कैसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल मिलाकर 17 गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन 17 गोल में से 169 टारगेट है और इन 17 गोल में से टोटल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो 8 ऐसे गोल हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं, भुखमरी मिटाने का काम कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। पैसा आ रहा है तो इंसान अपनी हेल्थ पे काम करेगा, बच्चों के एजुकेशन पे काम करेगा, जी हाँ बिल्कुल। डिसेंट वर्क मिल रहा है, उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा काम दिया जा रहा है। इसी के साथ में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ढांचागत विकास भी हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो रिड्यूस इनइक्वलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वलिटी भी खत्म हो रही है। जो बहुत अमीर थे गांव में, जो बहुत गरीब थे, जिनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था, अब वो भी अपना खाने पीने का जुगाड़ कर पा रहे हैं। उनको कम से कम कुछ रोजी रोटी तो मिल रही है, अब भूखे नहीं सो रहे यहाँ पर। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो एमजी नरेगा क्या क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ये यहां से आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अलग से टॉपिक कवर हो गया आपका लोगों का पूरा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या इंपैक्ट है एमजी नरेगा के, एमजी नरेगा का क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहां से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे कवर करो यार, उसकी ना बाल की खाल उखाड़ लो ताकि कल को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में। अब आप लोगों से यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, यहाँ से आप लोगों से मेंस से पूछ ले, दिक्कत क्या आ रही है उसके बारे में बात कर ले, क्या क्या फायदे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कनेक्शन। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल सुनने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो थम्स अप देकर बता सकते हैं, अगर मजा नहीं आया तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग वीडियो को। और बाकी फीडबैक जरूर दिया करो यार। आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोग को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो बताया करो, हाँ सर ये डाउट है, ताकि उसको आगे आने वाले लेक्चर में कवर किया जा सके। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। संतुष्ट होनी चाहिए आत्मा, ठीक है दोस्तों। एक बात तो आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई रोड यानी कि सड़क निकल जाए तो जमीन के भाव वहां पर आसमान छूने लगते हैं। कहीं पर कोई स्कूल या फिर कॉलेज बन जाए तो उस एरिया में जो रेंट पर रूम मिलने का जो है बेसिकली एक तरीके से बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर मकान मालिक के जो है एक तरीके से भाव बढ़ जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इशू जो हैं नॉर्मली आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। खासकर ये इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट का। पर लेकिन अगर सोचो कहीं पर ऑलरेडी कोई स्कूल था, वहाँ से स्कूल हट जाए तो कैसा रहेगा तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वहाँ पर लोग उसकी एरिया की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। अभी सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें जो पहली बार यहाँ पर बोला गया था कि खर्च करने का जो एस्टिमेशन लगाया गया था वो था लगभग 9,000 करोड़ रुपए। पर लेकिन रियलिटी में जो अभी यहाँ पर फंड जो निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहे हैं यहाँ पर 3,000 बेसिकली 10 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसको लेकर कई सारी कयास्त लगाई जा रही हैं कि जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सल
सर्विस ओब्लिगेशन फंड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर उसके तहत जो है जितना फंड मिलना था जो गांव वाले एरिया में, रूरल एरिया में कनेक्टिविटी बनाने के लिए, उतना फंड यानी कि उतना पैसा अभी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, एक तरीके से ना एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट चाह क्या रही है। यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड का मतलब ये था कि गांव में पंचायत को कनेक्ट किया जाए, अच्छे लेवल का इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कराया जाए, और खासकर कोविड-19 के बाद में इसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में यहाँ पर जो रिवाइज एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 3010 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 200% कम है। बजटरी जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा था 9000 करोड़ का। तो यूनिवर्सल जो सर्विस ओब्लिगेशन फंड है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, और इसके तहत में देश के अंदर में अफोर्डेबल मोबाइल और डिजिटल सर्विस ये गांव वाले एरिया में और जो रिमोट यानी कि जो रूरल एरिया है जहां पर नॉर्मली ये ऐसी चीज़ें नहीं पहुंच पाती है, वहां पर प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की जा रही थी। ये जो पर्टिकुलर फंड है ना, ये आज का नहीं है, ये बाबा आदम के ज़माने का फंड है। और ये कनेक्टिविटी बनाने की जब बात करते हैं, खासकर BSNL के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, तो उस टाइम पर भी यूनिवर्सल ओब्लिगेशन फंड जो है ये सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आ रहा था। सेटअप किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 2003 में, और अमेंडमेंट किया गया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू, जो इसको एक्ट को बेसिकली अमेंडमेंट करके 1885 को, तो ये यहाँ पर बेसिकली सामने निकल कर आया था। पर लेकिन अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर देते हैं, खासकर कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन में, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर पैसा कम देंगे, तो मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो कि MG नरेगा के बारे में था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से MG नरेगा का जो पैसा जो है वो यहाँ पर कम किया जा रहा है, उसी तरीके से अगर कल को चलकर ये पैसा भी अगर कम किया जाएगा तो यहाँ पर ये स्कीम भी जो है अपना दम तोड़ती हुई नजर आएगी। तो जहाँ पर फंड की जरूरत है वहाँ पर फंड नहीं देंगे, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, और फिर बोलो कि वो स्कीम एक तरीके से खत्म हो रही है या फिर वहाँ पर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा यूनिवर्सल जो सर्विस ओब्लिगेशन फंड के बारे में। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया में किस तरीके से यहाँ पर मैरीटाइम एरिया को एक तरीके से रेगुलेट किया जाना है उसके बारे में बात करती है। एक तो है कि हम लोग अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात करें कि दुनिया में कैसे इस चीज़ को रेगुलेट करना है। तो इसके लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। अगर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखोगे, ये जो बॉडी है कई बार न्यूज़ में रहती है, जब मैरीटाइम यानी कि जो जल है, यानी कि जो पानी है, जो ओशन है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर जो भी यहाँ पर हम लोग अपनी चीज़ें जो एक तरीके से ना अपना सामान ला ले जा रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कैसी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। अगर कोई शिपिंग जो है, एक शिप वहाँ पर जा रहा है, तो सारे काम देखने को मिलेंगे। ये पर्टिकुलर बॉडी जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को लंदन यानी कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर आज की डेट में 175 मेंबर इसके हैं, यानी कि लगभग सारे ही मेंबर हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन यानी कि UN के अंदर में 193 मेंबर हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 175 मेंबर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि हम भी इसके मेंबर हैं, यानी कि हमारी कंट्री भी इसका मेंबर है 1959 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ये इसके लिए कई सारे कानून यहाँ पर है आप लोगों के सामने, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी, यानी कि समुद्र के अंदर में जो लाइफ है उसकी सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप, यानी कि जो भी यहाँ पर शिप के थ्रू पोल्यूशन फैलाता है तो उसके ऊपर भी फोकस दिया जाता है। इसको बोलते हैं MARPOL, मतलब इनके इसका नाम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं फेल कन्वेंशन। तो ये सारे के सारे कन्वेंशन जो है यहाँ पर ये इसी के थ्रू हैं जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। अभी एकदम न्यूज़ में क्यों आ गई सर, क्यों इसके बारे में पढ़ा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यार इसके बारे में अभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि इन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर द शिप कैरिंग इंडस्ट्रियल पर्सनल, तो उसको ये सेफ्टी प्रोवाइड कराने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर कोड है यहाँ पर सेफ्टी फॉर द शिप कैरिंग जो इंडस्ट्रियल जो पर्सनल है, ये 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट किया जाना है। यानी कई सारा सामान लाया ले जाता है, कई सारी इंडस्ट्रियल पर्सनल जो वर्कर्स हैं वो इधर उधर जाते रहते हैं। इवन जैसे बात करूं, जैसे कि आज के डेट में ना पानी से जो तेल निकाल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। खासकर आप लोगों ने देखा ना
मर्चेंट नेवी में बहुत सारे लोग आज के डेट में काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और रेस्पॉन्सिबल है कि कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, खासकर जो इंटरनेशनल शिपिंग के अंदर में। करेंटली 175 मेंबर हैं, याद रखिएगा। और इंडिया जो मेंबर बना, मैंने अभी बताया 1959 में जो है हम इसके मेंबर बने। इस्टेब्लिश की गई थी यहाँ पर एक कन्वेंशन के थ्रू, जो कि यूएन के 1948 में। यानी कि अगर कोई पूछे कि इंडिया जो है वो स्टेटमेंट देकर बोल देंगे कि फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, तो एकदम सतर्क हो जाना कि अगर रियलिटी में फाउंडिंग मेंबर होता तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते नॉर्मली, ठीक है। तो है नहीं, इसीलिए ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। तो यूपीएससी थोड़ा साइकोलॉजी के साथ में खेलती है, अगर आप लोग समझोगे तो थोड़ा सा उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो जितना आप लोग अपने रिलेशनशिप को समझते हो एक दूसरे के साथ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, इतनी ही ज़्यादा आप लोग यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा यूपीएससी का भी माइंड सेट, ठीक है। तो यूपीएससी का माइंड सेट अगर आप लोग थोड़ा समझोगे, वो कब समझोगे, जब ऐसी चीज़ों को आप लोग टाइम दोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। एक दूसरे को कहते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आंखों ही आंखों में सारी बातें समझ जाते हैं। वो आंखों ही आंखों में जो बातें आप लोग समझ जाते हो, सेम बातें आप लोगों को यूपीएससी की समझ में आएगी अगर आप लोग इसके साथ में आंखों में आंखें डालकर बातें करोगे। मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं उनको आंखों के सामने से निकालोगे, तो यूपीएससी भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही माहौल देना स्टार्ट कर देगी। तो वही कहते हैं, जिस चीज़ के साथ में आप लोग टाइम बिताना स्टार्ट कर देते हो ना, वो आप लोगों के करीब आती चली जाती है। कहते हैं ना कि जानवर के साथ भी अगर टाइम बिताओगे तो उनसे प्यार हो जाएगा। तो रियलिटी है ये, तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और ये बात की जा रही है डिफोरेस्टेशन के बारे में। सब याद रखना, एक बोलते हैं एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का लगाना, ठीक है। कौन कौन पेड़ लगाता है रियलिटी में? जिंदगी में कोई एक पेड़ लगाया किसी ने? ऐसा कि किसी ने एक भी पेड़ नहीं लगाया, कोई है ऐसा? टाइम निकालना कभी ज़िंदगी में, अपना बर्थडे या फिर सिलेक्शन हो जाए या फिर कभी खुश हो आप लोग, तो आप लोग कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना, ठीक है। क्योंकि वो पेड़ जो आप लोग लगाओगे वो आने वाले लोगों के लिए दुनिया में एक तरीके से बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो पेड़ आज के डेट में हमको हवा दे रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। तो ये बात ध्यान रखना। अभी बात करें तो एक वार्निंग सामने निकल कर आई है कि अमेजन का जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से कई जगह पर अभी हीट देखने को मिल रही है। यानी कि तिब्बत वाले रीजन में भी यहाँ पर आप लोगों को हीट देखने को मिलेगी। यानी कि बोला मोटे मोटे तौर पर यह जा रहा है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए लंग्स बोला जाता है अमेजन के फॉरेस्ट को, कहाँ पर? बेसिकली दुनिया के अंदर में। क्योंकि अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं ये आप लोगों से पूछे कि लोकेटेड कहाँ पर है, तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ये साउथ अमेरिका वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो मैप में आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ये तो हो गई अपनी प्यारी कंट्री, और यहाँ से जाओगे तो ये हो गया साउथ अमेरिका वाला रीजन। तो इस एरिया में फैले हुए हैं अमेजन के फॉरेस्ट। अमेजन के फॉरेस्ट जो है पिछले कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में थे, जब ब्राज़ील के अंदर यहाँ पर आग लगी थी, और कई देशों में टाइम टू टाइम यहाँ पर आग लगती रहती है। अभी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट की बात की जा रही है। तो टेली कनेक्शन अमंग द टिपिंग एलिमेंट जो इन द अर्थ सिस्टम, तो ये रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करती है क्लाइमेट टिपिंग एलिमेंट के बारे में। और इसी के बारे में बात की जा रही है कि नो बॉर्डर इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। यानी कि जब कब हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए कोई बॉर्डर नहीं रहता है। अगर हमारे देश में कल को चलकर पोल्यूशन फैल रहा है तो उस पोल्यूशन का इंपैक्ट जो है वो दुनिया पर पड़ेगा। अगर कल को चलकर कोई पोल्यूशन जो है चाइना में फैल रहा है, उसका इंपैक्ट जो है वो दुनिया के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो क्लाइमेट टिपिंग जो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर ये बेसिकली ये बोल रहा है कि सबको मिलकर काम करना है। ये एक तरीके से एलिमेंट है जो कि आप लोगों को समझने पड़ेंगे। और जब वार्मिंग होती है कहीं पर, अगर आज के डेट में गर्मी बढ़ रही है, हम लोग सोचते हैं ना कि अपने घर का कचरा बाहर निकाल के फेंक दो, ठीक है हमारा कचरा गायब हो गया, पर ये रियलिटी में ये होता है कि वो एक तरीके से हमारे आसपास में ही रहता है, हमारे इन्वायरमेंट में ही रहता है। अगर आज की डेट में आप लोगों में एक पैटर्न समझाने की कोशिश करूं, जो भी आज की डेट में जो धरती के ऊपर में सूरज की जो रोशनी पड़ती है और जितना उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है धरती के ऊपर, उतना ही धरती का टेम्परेचर बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। अभी ये बताया जा रहा है कि जो गर्मी अभी आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी वो दर लेवल की खतरनाक देखने को मिलेगी। यानी कि आने वाले टाइम में जो गर्मी है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। सर्दी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग क्या लगता है कि सर्दी उतनी भयानक पड़ी जितनी नॉर्मली सर्दी पड़ती थी? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में बताना जरूर। बाकी गर्मी जो है वो कितनी भयानक पड़ेगी वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। पर लेकिन जैसे फिलहाल अभी जो एक तरीके से पेड़ हम लोग काट रहे हैं, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग कंकड़ पत्थर की जो सड़कें बना रहे हैं, मंजिलें बना रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे आसपास में सिटी है
वो हीट आइलैंड बनती जा रही है। मतलब क्या है, अगर कहीं पर जंगल है, जंगल आप लोगों ने काट दिया तो जमीन बच गई, तो जमीन जो है, जमीन पर सीधी सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो ओनली एक फ्लैट सरफेस है वो। पर लेकिन सोचो आप लोग वहां पर मंजिल खड़ी कर दो कई सारी, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास में अब 3-4 सरफेस और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि इधर भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, ऊपर भी पड़ रही है, इधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, जिधर जिधर घूम रहा है सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो 4 गुना हीट हो रहा है वही एरिया जो पहले एक तरीके से सिंगल टाइम हीट होता है, अब 4 टाइम हीट हो रहा है। तो यानी कि 4 टाइम आप लोगों को गर्मी निकलती हुई नजर आएंगी, और यही पैटर्न दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो ये इस पैटर्न की वजह से आज की डेट में सिचुएशन ये है कि इतना सारा टेम्परेचर बढ़ चुका है कि हम लोग जो है ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं कि जो आने वाले टाइम में इस क्लाइमेट चेंज के अंदर घुटने टेकते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। तो बोला गया कि काफी खतरनाक इंपैक्ट है ये इंसानियत के ऊपर, पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ रही है यहाँ पर, आप लोग ये समझ सकते हैं। अगर ये जो साइकिल चल रही है इसको हम लोगों ने एक तरीके से चेंज नहीं किया गया, और इरिवर्सेबल है ये चीज़, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, क्योंकि गर्मी से और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। जो हम लोग सोचते हैं ना कि गर्मी एक तरीके से चल रही है, वो और ज़्यादा गर्मी बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। तो ग्लोबल टिपिंग पॉइंट जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो ग्रीन लैंड है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ओशियन सर्कुलेशन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसका पार्ट है, और ये लोगों को एक तरीके से लोगों को सतर्क करने के लिए आप लोग बोल सकते हैं कि सुधर जाओ, वरना ये चीज़ें सुधार देंगे आप लोगों को। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम पूछ ली जाती है क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से सुनना है, मतलब क्वेश्चन क्या पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आईआईटी मद्रास को अभी 242 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं 5 साल के लिए, ताकि लैब ग्रोन डायमंड को एक तरीके से रिसर्च की जा सके इसके ऊपर। ये अब की बार के बजट में यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि हमारे देश में जो लैब ग्रोन डायमंड है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि बाहर से हम लोग इनको खरीद कर नया लेकर आए। तो बहुत ही बड़ा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हो। इंडिया जो है G20 की प्रेसिडेंसी है हमारे पास में, तो यूथ 20 की जो एंगेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है वो गुवाहाटी आसाम के अंदर में सामने निकल कर आई। इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी जो थी यहाँ पर, जो खासकर टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, वो कहाँ थी? और वो गुजरात के अंदर में रण ऑफ कच्छ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, जो कि मैंने डिस्कस भी किया आप लोगों से। सिंगापुर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। 73rd फाउंडेशन डे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो 73rd फाउंडेशन डे जो है जब सेलिब्रेट किया गया, तो यहाँ पर जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो कोई ना कोई चीफ जो हम लोग बुलाते हैं कि चीफ गेस्ट कौन होगा यहाँ पर। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर चीफ गेस्ट जो है वो कौन है। अब की बार जब ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया तो सिंगापुर के जो यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से चीफ गेस्ट बनाया गया, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है यहाँ पर सुंदरेश, ठीक है, सुंदरेश मेनन, ठीक है। तो सुंदरेश मेनन साहब जो हैं वो यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं सिंगापुर के, और वो यहाँ पर चीफ गेस्ट बने 73rd फाउंडेशन डे जो सुप्रीम कोर्ट का सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन कौन हो जाता है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक तो हमारे देश में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन थे, एक क्वेश्चन तो ये बताइए आप लोग, क्योंकि डिटेल में पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी कंट्री में जब प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया तो उस पर चीफ गेस्ट कौन थे। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के रिवीजन के हो गए, क्योंकि ये दोनों के क्वेश्चन मैंने आप लोग कराए थे। क्वेश्चन बनेगा तो फिर बोलोगे यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया रिवाइज जो यहाँ पर डॉक्ट्राइन जो है बेसिकली देखने को मिल रही है कि नो वॉर नो पीस सिनेरियो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर बोला जाता है यार, एक तो हमारी न्यूक्लियर की डॉक्ट्राइन है, अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि नो फर्स्ट यूज़, ठीक है। तो भारतीय वायु सेना ने भी एक संशोधित जो एक यहाँ पर जो एक तरीके से आप लोग बोलते हैं सिद्धांत यहाँ पर दिया है, जिसमें बोला गया कि नो वार नो पीस सिनेरियो, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये हमारा अब यहाँ पर एक तरीके का एक पाथ हो गया जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर बात करें डस्ट पार्टिकल जैसलमेर और इसी के साथ में आसपास वाले एरिया में, यहाँ पर खासकर एक तरीके से बात करें, सॉरी जमशेदपुर है जैसलमेर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जमशेदपुर जो कि कहाँ पर है? झारखंड के अंदर में है। काफ़ी हैवी टॉक्सिक मेटल के कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर देखने को मिले। कई सारे एरिया के बारे में मैंने बताया था, आज के डेट में अलग तरीके पोल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, तो उन्हीं में से ये एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कर्नाटका के अंदर में ये मैंने आप लोगों से डिस्कस हल्का सा जिक्र किया था कि ऐसा कुछ उद्घाटन यहाँ पर किया जाने वाला है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली तुमकारू एरिया है कर्नाटका के अंदर में, वहाँ पर हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री का ये उद्घाटन किया गया, और ये आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है शायद आई थिंक 14-15 से शायद इसका मतलब 15 में, आई थिंक ये 15 में 16 में इसका एक तरीके से इसका स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी की न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है DIPAM के बारे में। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, यानी कि जो पब्लिक एसेट्स है उसका मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे लेकर चलना है, या फिर बोलो तो डिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में याद रखिएगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO ये अभी लॉन्च करने की बात की जा रही है IRDEA के, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। इसी के साथ में ये बेसिकली वापकोस जो यहाँ पर है, तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में यहाँ पर बात की जा रही है कि इसके जो बेसिकली IPOs निकाल कर लेकर आए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे LIC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके IPO के बारे में बात की जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसके IPO के बारे में बात की जा रही है। हालांकि LIC का जो है काफ़ी एक तरीके से हाउ उल्ला हुआ जब यहाँ पर बात की गई अभी रिसेंटली ये अदानी वाला जो मुद्दा देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कहते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत एक तरीके से इन्वेस्टमेंट रखा है, वो सब चल रही थी जो चीज़ें आप लोगों ने देखी अभी। एग्जाम में नहीं पूछी जाती है पर हल्का सा आइडिया रखना है आप लोग, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो GDP ग्रोथ जो है वो अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है 7.16, तो शानदार GDP ग्रोथ निकल कर आ रही है बांग्लादेश की। अप्रिशिएट करने लायक है। पर कैपिटा इनकम भी 2793 फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप लोगों को यहाँ पर इनकी देखने को मिल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, अभी हमारे बजट में हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बताई गई कि इंक्रीज़ हो गई है और 1.97 लाख हो गई यहाँ पर, यानी कि लगभग 2 लाख, यानी कि लगभग $2500 आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि पूरे देश के अंदर में जो हमारी GDP है, इनके जो हमारी कमाई है एक साल के अंदर में, तो अगर उसको हम लोग देश की जो हमारी जनता है उसको हम लोग बांटने लगेंगे तो एक इंसान के हिस्से में जो है वो 2 लाख रुपए आएंगे। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। बांग्लादेश की कितनी है? बांग्लादेश की देखोगे तो लगभग 2.25 लाख के करीब है, यानी कि हमसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यानी कि बांग्लादेश जो है उसकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही एक ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे कंपेयर में आज के डेट में, मतलब एक तरीके से हमारे कंपेयर में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कम है, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करेंगे चाइना की, तो चाइना की जो है काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना की और USA की आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद चाइना की जो है हमारी जैसे यहाँ पर लगभग $2500 के करीब है, चाइना की लगभग $14,000 के करीब है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो शायद $12,000 के करीब है, आई थिंक 12 या 14 के, मतलब कि हमसे बहुत ही ज़्यादा है। हमारी लगभग $3,000 है तो उनकी लगभग $14,000 है। और अगर USA की आप लोग बात करेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो USA की तो लगभग देखने को मिलेगी आप लोगों को लगभग $78,000। समझ रहे हैं? अगर $78,000 की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर बोल दिया हम लोगों ने कि $78,000 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको अगर रुपये में आप लोग कन्वर्ट करना है तो आप लोग इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो लगभग 62 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी उनकी जो पर कैपिटा इनकम है। इसीलिए वहाँ पर रहने का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और लोग जो हैं चाहते हैं कि USA में जाकर हम लोग रहें। यानी कि वहाँ पर अगर पैसा बांटने पर आ जाए तो एक इंसान के हिस्से में 62 लाख रुपए आ जाएंगे वहाँ पर USA के अंदर में। तो ये पर कैपिटा इनकम आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब है देश में तरक्की बढ़ रही है, ठीक है। ये बातें हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है यहाँ पर जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर बोला गया इंक्रीज करने के डियरनेस अलाउंस, यानी कि जो महंगाई भत्ता होता है, 7th पे कमीशन यहाँ पर चल रहा है, उसके हिसाब से बात की जा रही है। 4% बढ़ाने की बात की जा रही है। 38 से यहाँ पर 42 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो 1 जनवरी से ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से हमारे देश में जो खासकर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं। ये मैंने डिस्कस आप लोगों से यही था कि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं खासकर इंडिया, जो UAE और फ्रांस के, वो मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग को एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बनाना है, कैसे क्लाइमेट चेंज से, टेररिज्म और इन सब चीज़ों से लड़ना है। बाकी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। याद क्या रखिएगा, बेसिकली मैंने आप लोगों से जो पर्सन इन न्यूज़ के बारे में जो आप लोगों से आज बात की है वो इन्हीं पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक ऐसे इंसान है जिनके द्वारा 3 बार ग्रैमी अवार्ड जो है वो यहाँ पर जीता गया है, ठीक है। तो उससे यहाँ पर जो ग्रैमी अवार्ड है यहाँ पर थ्राइस जीता गया है। 65th जो अभी यहाँ पर ग्रैमी जो एनुअल अवार्ड देखने को मिला, लॉस एंजलिस स्टेट जो है यहाँ पर बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहाँ पर ये सामने निकल कर आया। तो जो रिकी केज हैं ये तीसरी बार यहाँ पर ये ग्रैमी अवार्ड जीत रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं पहले 2015 में,
2022 में, और अभी यहाँ पर 2023 में भी यहाँ पर ये अवार्ड यहाँ पर इनको मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे तो कंफ्यूज मत होना, अवार्ड की कैटेगरी में भी आ सकता है और वर्ल्ड न्यूज़ में तो ये बन ही गया है, और पर्सनली न्यूज़ में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं चिली के बारे में, तो चिली जो है वहाँ पर इमरजेंसी देखने को मिल रही है कि फॉरेस्ट के अंदर में आग लगी और लगभग 23 लोगों की जान चली गई। तो यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है जो इमरजेंसी यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा। कंडीशन देखो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पर चिली के अंदर में निकल कर आए, तो समझ सकते हैं। अगर लोकेशन देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट कहाँ पर है ये देश, ताकि इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं साउथ अमेरिका के अंदर में आप लोगों को देश देखने को मिलेगा। ऊपर पेरू हो गया, नीचे चिली, इधर अर्जेंटीना, इधर हो गया बोलिविया, परग्वे, उरुग्वे। तो गिनी चुनी कुछ कंट्री है, बताइए साउथ अमेरिका के अंदर टोटल कितनी कंट्री है। वेनेजुला हो गया, गुयाना हो गया, ठीक है। पनामा पेपर लीक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो साउथ अमेरिका की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया को लेकर। बांग्लादेश जो है वो स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली अभी झारखंड से कुछ टाइम के बाद में, और ये वही मुद्दा है जिसके ऊपर अभी राहुल गांधी जी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो है वो मजाक उड़ाएगी कि अदानी साहब जो हैं वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहाँ भी घूमने गए वहीं पर ही जाकर प्रोजेक्ट देखे तो किसको मिल रहे हैं, वो अदानी साहब को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब बांग्लादेश में गए तो अदानी साहब को प्रोजेक्ट मिल गया, रेल के प्रोजेक्ट, रोडवे के प्रोजेक्ट, पोर्ट के प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट अदानी साहब को मिल रहे हैं। तो उनकी एक पिक्चर थी पुरानी, तो वो शेयर कर रहे थे वहाँ पर, तो हालांकि पॉलिटिकल मुद्दा है पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो उस ही एक तरीके से यहाँ पर न्यूज़ आ गई अभी कि हाँ जो है बांग्लादेश को जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देगा इंडिया, वो भी झारखंड से। ठीक है, पेरिस क्लब के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से काफ़ी डिटेल में। तो पेरिस क्लब के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है कि ये ग्रुप है वेस्टर्न क्रेडिटर का, जो क्रेडिट देने वाली कंट्री है। पर्पज है कि परमानेंट जो रिलीफ मिले, खासकर जिनके ऊपर लोन है यानी कि डेट है, उसको यहाँ पर रीपे करने का सोल्यूशन निकाला जाएगा। ओरिजिनेट हुआ था 1956 में, और ऑल ऑफ द अबव करेक्ट स्टेटमेंट है। और इंडिया इसका मेंबर है या फिर नहीं ये भी बताना है। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से काफ़ी अच्छे से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस करना पावर कंजप्शन इन द इंडस्ट्रियल जो यूनिट है, डायग्नोसिस करना डिजीज को, टेक्स्ट टू जो यहाँ पर स्पीच कन्वर्जन करना, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो सही स्टेटमेंट क्या है अगर आप लोगों से पूछी जाए तो बताइए इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर इरूला ट्राइबल। ठीक है, तो इरूला ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर बताइए। बात की जा रही है हु वाज द सेंट गुरु रविदास, तो ये सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, या फिर ऑल ऑफ द अबोव थे। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाती है वेंचर कैपिटल के बारे में। ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस भी कराया था, तो ये तो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो यूपीएससी का ही क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। तो ये तो आप लोग खुद ही बताइए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है। सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों से, वीडियो को पॉज कर इसको एक तरीके से आंसर दीजिए, तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है यहाँ पर। तब तक मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ एक पर्टिकुलर मैप के बारे में। ठीक है, तो लोहाचारा द्वीप के बारे में बात की जा रही है। नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है, लोहाचारा द्वीप। ठीक है, लोहे का चारा द्वीप। तो ये जो है बेसिकली एक आइलैंड एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। तो अपनी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर कोने पर बे ऑफ बंगाल के अंदर में आप लोगों को नजर आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो द्वीप है इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाते हैं, कई सारे द्वीप मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से जो द्वीप है आप लोगों के सामने हुगली रिवर एक तरीके से कनेक्ट जो रहेगा। सबसे पहला तो ये याद रखना कि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा हो गया, इसके सुंदरनल नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। हुगली रिवर इसके साथ में कनेक्टेड है, और ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर में है। तो ये बेसिक रीजन है। थोड़ा सा जूम करके देखना चाहते हैं तो लोहाचारा ये पर्टिकुलर देखने को मिलेगा जो द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है। साइक्लोन वगैरह आते हैं, दिक्कत होती है, फ्लड वगैरह, ये सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आंसर जो है सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, और मैंने डिस्कस किया था कि अभी श्रीलंका की हेल्प करने के लिए पेरिस क्लब जो है वो सामने निकल कर आया। और इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यहाँ पर ये भी था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वो क्या था कि पेरिस क्लब के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ना ही चाइना मेंबर है, जापान मेंबर है और साउथ कोरिया मेंबर है एशिया से। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे काम कर सकती है, और अभी तो आने वाले टाइम में और भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बेसिक है।
ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है जिसका नाम है इरूला, तो इरूला कम्युनिटी आप लोगों को तमिलनाडु से कनेक्टेड यहाँ पर नजर आएगी। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी कई सारे एरिया की जब न्यूज़ में होती हैं तो उनके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को रहेगा तो आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इरूला जो है वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कि वन ऑफ ओल्डेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी की कैटेगरी में आप लोगों को आती है। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी देश के अंदर में सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर में पाई जाती हैं और टोटल कितनी है ये भी पता होना चाहिए। तो देखता हूँ कौन बताता है। ट्राइबल कम्युनिटी के आर्टिकल कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर किस दिन आएगा डिटेल में फिर चिपका देंगे, टेंशन मत लो, रेगुलर सुनते रहा करो, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं संत जो गुरु रविदास जो हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, सोसाइटी को कैसे रिफॉर्म करना है। बाकी यहाँ पर वेंचर कैपिटल का आंसर बी है, ये मैंने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म सीड कैपिटल है जो प्रोवाइड कराई जाती है कि न्यू एंटरप्रेन्योर को। तो ये यूपीएससी में रिसेंटली अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन सी सेट का आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो 45th आप लोगों को बेसिकली इसका आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि सी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर लोहाचारा जो आइलैंड है उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया, एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दी, कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बता दी, तो माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। ये कुछ शब्द हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे से, इनके ऊपर अगर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो याद रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो वो याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोगों को इंग्लिश सोचने, समझने, लिखने और एक तरीके से सीखने के लिए। आंसर राइटिंग में भी काम आएंगी। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो शब्द है ये है बेसिकली साहसी, यानी कि व्रिल। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो कि साहसी हो काफ़ी, आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ना जो एक आप लोग ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी काम को करने से डरता नहीं है, ठीक है। उसको बोल दिया तो बोलेगा ठीक है यार देखते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा। उसको पता है कि हाँ कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेता है जब इंसान काम करने बैठता है। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगी उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में। जैसे मैं बोलूँ ना कि मॉर्निंग में टाइम से उठना है, तो कई सारे बच्चे जो हैं बोलते हैं हाँ मॉर्निंग में टाइम से उठना है, पर लेकिन जब मॉर्निंग में उठने का टाइम आता है उस टाइम पर फिर जो है वो दिक्कत देने लगती है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं, कई को बोलूँ मैं आंसर राइटिंग करनी है तो कई जो है पेन उठाएंगे तो, पर लेकिन लिखने से पहले रुक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों का डर आप लोगों को करने से रोकता है, कहीं ना कहीं आलस आप लोगों को रोकता है। तो ये सारी चीज़ें हटानी है तभी आप लोग काम को कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है कैरिकेचर, यानी कि नकल बनाना। नकल बनाना कहते हैं नकल उतारना, ठीक है। मुझे अभी भी याद आता है जब नकल बनाने की बात करते हैं, मेरे ताऊ जी की लड़की थी, मतलब मेरी सिस्टर, तो वो क्या करती थी घर में सारे ना ताऊ जी की, पापा जी की, बड़े दादाजी की, सबकी नकल उतार देती थी। और जब भाई साहब बैठ के ना बातें करते हैं तो खूब हंसा करते थे। तो कोई ना कोई ऐसा नमूना सबके घर में देखने को मिलता है, और ये किसी न किसी क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे वहाँ पर देखने को मिलता है। और वो बड़ा ही फनी पर्सन होता है, मतलब घर में सबको हंसाने का काम करता है। हालांकि अगर वीडियो देख रही होगी तो कल मेरे पास में, मतलब ना एक तरीके से मेरे पास में शाम तक या कल तक कॉल आ जाएगी। ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। एक खुशमिजाज इंसान होते हैं यार, सब जगह एक हल्का माहौल बनाए रखते हैं, ठीक है। मतलब वो कर रहा हूँ ठीक, माहौल बना रहा हूँ, पता चला ज़्यादा सुनने को ना मिले मुझे। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और बड़ी सिस्टर है तो थोड़ा सा मतलब डरना पड़ता है, ठीक है। डेमिनेशन की बात की जा रही है, ये होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। और कमी हमेशा इंसानों की खलती है, कमी हमेशा टाइम की खलती है, कमी बहुत सारी चीज़ों की खलती है अगर टाइम पर उस चीज़ को ढंग से लेकर ना चला जाए तो, ठीक है। तो एक तरीके से किसी चीज़ को साइज में भी कम कर देना डेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी की इंपॉर्टेंस कम हो जाना वो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द भी यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैप्राइस, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्रत्यक्ष, एक अप्रत्याशित परिवर्तन, ठीक है। तो यानी कि एक सडन या फिर अनअकाउंटेबल चेंज, यानी कि एक तरीके से ना बिल्कुल अभी कुछ था एक तुरंत बाद कुछ हो गया। जैसे कई बार मूड चेंज हो जाना एकदम कि सामने वाले ने ये क्या हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वो वीडियो दिखाई, मैं देखते एकदम मेरा मूड ऐसा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। सामने वाला जो बंदा वो गिरा तो क्या कंडीशन एकदम देखने को मिली, तो मतलब एकदम भौचक्का रह गया मैं देख के। मैंने कहा यार देखो मजे में मतलब दो यार दोस्त बैठे थे, बातें कर रहे थे, एकदम बंदा चला गया बीच में से। और आप में से एक असली फैमिली मेंबर के द्वारा तो कमेंट किया, बड़ा ही डिफरेंट एंगल देखा उसने। वो कह रहा है कि सर सोचो यहाँ पे अगर ये कैमरा न लगा होता तो ये दोस्त सारे फंस जाते, जेल में पड़े होते कि इन्होंने धक्का दिया होगा, ठीक है। उनके अलावा कोई और था ही नहीं वहाँ पर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक मतलब है। तो सिचुएशन ऐसी रहती है तो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ना ये चीज़ें भी कई बार काम आ जाती हैं। पर वो तो यार किस्मत है, मतलब वो बेचारा चला गया बिना किसी एक गलती की, क्या ही बोले बस उसमें। माँ बाप सोचो कितने परेशान रहेंगे अब, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर फिल्म फ्लेम, तो इसको बोलते हैं बकवास करना, एक तरीके से नॉनसेंस बातें करना। कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे बिना सर पैर की वजह से बहस करने लग जाते हैं। पर लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी चीज़ें रहती हैं, एक तरीके से कुछ मन कर रहा है उठकर हंसना स्टार्ट कर दिया, नाचना स्टार्ट कर दिया,
तो कई सारे लोग उसको भी बकवास बोलते हैं, पर वो एक तरीके से फनी चीज़ होती है। बकवास यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेसलेस बातें करना, जिनका कोई तुक नहीं है, बेतुकी बातें करना और सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करना। एक बेतुकी बातें वो भी होती हैं जो इंसान को खुश रखती हैं, वो एक अलग तरीके की बातें होती हैं। फनी टाइप की अलग चीज़ है, पर लेकिन इरिटेट करने वाली अलग चीज़ है ना, बकवास कर दिया बकवासी आदमी, ठीक है बोल देते हैं कैसे। तो ये है, आप लोगों ने कोई ना कोई देखा होगा। देखा क्या होगा, जैसे जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, किसी न किसी के तो माइंड में किसी न किसी की इमेज आ गई होगी कि हाँ बिल्कुल उसी के बारे में बातें चल रही है। तो सेंटेंस फॉर्म जरूर करना, अच्छा लगता है जब सेंटेंस फॉर्म करते हो, ठीक है। तो SLV कमांडो आज के हैं ड्रीमर। तो ड्रीम देखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हर एक इंसान जो है ड्रीम देखता है, पर लेकिन अचीव कोई कोई करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, ड्रीम देखना आसान है, पर लेकिन उनको अचीव करना उससे भी आसान है अगर आप लोग उसके साथ में दिल लगाओगे, ठीक है। तो ड्रीम आप लोगों को चॉकलेट तो नहीं देंगे, पर हाँ ड्रीम आप लोगों को बहुत कुछ देकर जाएंगे, ठीक है। तो आज की मेरी चॉकलेट कहाँ है? सबको मुझे चॉकलेट देनी थी ना आज, तो कौन कौन मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था रियलिटी में बताओ दिल से सिलेक्शन हो जाओ, उसके बाद में चॉकलेट खाएंगे बैठ के सारे, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय नहीं किया है तो बताना, फिर एंजॉय करा देंगे। बाकी PDF जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिल जाएगी। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, और पर्सनली अगर कनेक्ट रहना है तो studyloveer@gmail.com जीमेल ID है, और इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। छोटी सी जिंदगी यार, पता नहीं किसकी कहाँ निकल जाए। अच्छे से एंजॉय करो और खुश रहा करो और काम को एंजॉय करो, ठीक है।